हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बायोविस्टा। मेरा नाम है आकांक्षा सेंगर और मैं एक बायोलॉजी एजुकेटर हूँ। जैसा कि हम क्लास 12th का आज चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है SRFP यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, अब यहाँ से इससे रिलेटेड हम बहुत सारी बातें करेंगे और हम एक एक करके सारे कंफ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट हम यही कोशिश करेंगे कि एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ पाए। चाहे आपने क्लास 11th क्लास 10th में ये नाम सुने हो या ना सुने हो, आपको नए लग रहे हो, मैं ट्राई करूंगी कि एक एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे ताकि आपके लिए कोई भी कंफ्यूजन इस चैप्टर से रिलेटेड ना रह जाए। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के साथ। नाम ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता है, हम ह्यूमंस भी फॉलो करते हैं, ठीक है। पर हमें एक चीज याद रखनी होगी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ दो चीजें आती हैं। एक तो आता है वेरिएशन, यानी कि स्लाइट चेंज इन द डीएनए, जो आपका ये थोड़ा बहुत चेंज आता है। जैसे मैंने आपको बता रखा है कि जैसे हम अपने मम्मी पापा के 100% जेरोक्स नहीं होते, वैसे ही प्लांट्स जहां पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे कोई एनिमल हो, चाहे कोई प्लांट हो, अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वेरिएशन आएगा ही आएगा। और वेरिएशन के साथ जो ये चेंजेस आते हैं बेटा, ये चेंजेस मदद करते हैं आपको आपके एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए। तो यहाँ एक चीज तो क्लियर हो गई कि those who are following the sexual reproduction, they come up with two things or the two characteristics. First one will be variation and second one will be survival for the fittest, यानी कि एनवायरमेंट में सरवाइव करने के लिए जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट है वो वेरिएशन फुलफिल करने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमें क्या याद रखनी है कि अगर प्लांट को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करवाना है तो उनके लिए उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट भी तो होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होनी चाहिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट का कौन सा होता है? वो होता है बेटा फ्लावर। ठीक है, यहाँ इतनी चीज हमने समझ ली है, तो बस इसी को अब हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। पहले चैप्टर का टाइटल मेंशन करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी कि जब हम बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो एक चीज को और ध्यान रखना है। फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि जब क्लास 11th में हम पढ़ के आ रहे थे तो हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में बहुत सारे ग्रुप्स के बारे में हमने पढ़ा था। उन्हीं में से एक ग्रुप की बात बेटा हम यहाँ पे करना शुरू करेंगे, जिनको हम जानते हैं एंजियोस्पर्म। अगर किसी को फिर भी ना याद हो कि एंजियोस्पर्म क्या होता है, कैसे है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, अभी के लिए बस तुम इस चैप्टर में तुम्हें इतना याद रखना है कि जो तुम्हें आसपास फ्लावर्स देखने के लिए मिलते हैं, ये फ्लावर्स उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिस ग्रुप का नाम है एंजियोस्पर्म। क्योंकि इस चैप्टर में बार बार नाम आएगा एंजियोस्पर्म, तो तुम्हें कुछ नहीं समझना, तुम्हें बस ये समझना है कि ये प्लांट्स का वो ग्रुप है जहां पे हमें फ्लावर्स देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि फ्लावर्स है ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। ठीक है, जैसे लीव को बोलते हैं ना किचन ऑफ द सेल, ऐसे ही फ्लावर्स हैं जो आपके मेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट को बनाने में मदद करते हैं और उसके बाद अपने बनते हैं गैमेट्स। तो मेन चीज यहां लिखेंगे, flowers are the reproductive organs in angiosperm। अब इस चीज को याद कर लेंगे। ये मैंने चीज क्यों लिखी है समझा तो दी थी, फॉर योर सिंप्लीफिकेशन, ताकि आपको याद रहे कि एंजियोस्पर्म जो ग्रुप है वो फ्लावर्स को इंक्लूड करता है, यानी दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब ये क्या करते हैं? दे परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, परफॉर्म्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो कर रहे हैं बेटा, ध्यान से समझेंगे, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो मैंने बताया था कि दे कम अप विद द वेरिएशन एंड सर्वाइवल, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट यानी। ठीक है, सो अलोंग विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरिएशन एंड सर्वाइवल अकॉर्डिंग to environment।
एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग बेटा सरवाइव भी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसे ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो कर रहे हैं उनमें भी वेरिएशन आता है, उनमें भी सरवाइव करने की कैपेसिटी जो है वो आती जाती है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। वैसे ही अगर फ्लावर्स भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो कर रहे हैं, सो दे कैन वेरिएट और सो दे कैन अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जब इतनी बात हो गई है कि फ्लावर्स एक्चुअली में, फ्लावर्स को बोला जाता है कि दे आर द फैसिनेटिंग ऑर्गन। फैसिनेटिंग ऑर्गन क्यों? अब भाई आपको पता है फ्लावर्स को देख के कैसा लगता है, मतलब अगर कोई दुखी की बात हो तो भी हम फ्लावर्स देते हैं, ठीक है, खुशी की बात हो तो भी हम फ्लावर्स देते हैं। यानी कि अल्टीमेटली अगर आपको किसी भी तरह का इमोशन रिफ्लेक्ट करना हो तो आप किस चीज का यूज करते हैं? फ्लावर्स का। इसके साथ ही साथ फ्लावर्स हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल भी है, ठीक है, इनसे हनी, इनके नेक्टर से जो है वो हनी कलेक्ट करके जो हनी वाली चीजें होती है, ठीक है, वो भी बनती है। हनी बीज वाली तुमने पूरी कहानी सुनी होगी, ठीक है, और इनसे स्केंट यानी कि परफ्यूम्स वगैरह भी बनते हैं, ठीक है। बट केवल इनका काम हमारी नीड्स को यानी कि ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करना नहीं है, ये इंसेक्ट्स को भी अट्रैक्ट करते हैं। इंसेक्ट्स को क्यों अट्रैक्ट करते हैं? भाई रिप्रोडक्शन के लिए तुम्हें गैमीट्स तो चाहिए ही चाहिए ना, तो वो गैमीट्स काफी चीजों के थ्रू आते हैं जिनको हम बोलते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अभी अगर पॉलिनेशन नहीं पता है या इसका थोड़ा बहुत आइडिया भी है तो तुम समझ गए होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। तो फ्लावर्स के लिए एक लाइन हम और एड ऑन करेंगे, दीज आर द फैसिनेटिंग ऑर्गन। क्यों इनको फैसिनेटिंग बोला गया? अट्रैक्टिव इन कलर्स एंड शेप, ठीक है, बहुत डाइवर्सिटी है इनकी, ठीक है, दे आर हैविंग वेरी वास्ट डाइवर्सिटी। उसके बाद और क्या हो सकता है? सेंट, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। इसके साथ साथ ये केवल ह्यूमन नीड्स को ही फुलफिल नहीं करते हैं, दे कैन अट्रैक्ट इंसेक्ट्स ऑल्सो, ठीक है, ये इंसेक्ट्स को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। रीजन मैंने यहाँ पे लिख दिया, अट्रैक्टिव कलर्स एंड शेप, ठीक है, बेसिकली वो कलर्स की वजह से ही अट्रैक्ट होते हैं, सेंट वगैरह हमें मिलता है। नेक्स्ट, फ्लावर्स आर यूज्ड एज फॉलोज, ठीक है। फ्लावर्स का कहां कहां पे यूज किया जाता है? ठीक है, पहली चीज यहाँ पे फ्लावर्स का यूज हम कर सकते हैं एस्थेटिक यानी ब्यूटी दिखाने के लिए, फॉर द डेकोरेशन पर्पस हम इनका यूज करते हैं। पहला हो गया एस्थेटिक। दूसरा ऑर्नामेंटल, ठीक है, घर में भी हम साज सजावट का सामान वगैरह रखते हैं, ठीक है, शादी वगैरह इवेंट्स वगैरह में एस्थेटिक यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑर्नामेंटल, घर में भी हम साज सजावट करते हैं, वास में अपने फ्लावर्स वगैरह रखते हैं, ठीक है, वो हो गया। नेक्स्ट रिलीजियस पर्पस, रिलीजियस हो गया। रिलीजियस क्या हो गया? हमारे घर में कोई भी पूजा पाठ होती है या मंदिरों में जो पूजा पाठ होती है, ठीक है, तो हम अपना जो भी डिवोशन है, जो लव है टुवर्ड्स द गॉड, वो भी कैसे दिखाते हैं? फ्लावर्स के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट में जब हम बात करेंगे सोशल, ठीक है, अब मान लो हमें किसी को गिफ्ट करना है तो हम वो बुके वगैरह बनाकर गिफ्ट करते हैं ना, तो वो आ जाता है सोशल में, कि मतलब फॉर द इंटरक्शन। अगर हमें किसी ऐसे पॉजिटिव वे में इंटरक्शन रखना है तो भी हम क्या करते हैं? एक दूसरे से फ्लावर्स एक्सचेंज करते हैं या फ्लावर्स गिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा कल्चरल, फॉर द कल्चरल पर्पस भी हम यूज कर सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि कल्चर में क्या है एक्चुअली में, हर कल्चर, चाहे वो कोई भी कल्चर हो, हर तरीके का इमोशन दिखाने के लिए आपको फ्लावर्स का यूज करना होता है। फ्लावर्स कैन एक्सप्रेस लव, वो एक प्यार वाली फीलिंग को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो दुख की फीलिंग को भी एक्सप्रेस करते हैं। मतलब अगर हमें कोई भी फीलिंग एक्सप्रेस करनी हो ना, सो वी कैन यूज फ्लावर्स, हम फ्लावर्स का यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली फ्लावर्स के यूज के बारे में तो हमें समझ में आ गया है, फ्लावर्स एक्चुअल में कौन सी ग्रुप से बिलोंग करते हैं प्लांट के, वो भी क्लियर हो गया है। अब हमें बात करनी है जो एक बेसिक सा टिपिकल सा स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, और यहाँ पे जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा वो कैसा होगा? बायसेक्सुअल, ठीक है, बायसेक्सुअल फ्लावर बनाने जा रहे हैं ताकि हमें हर एक चीज एक ही फ्लावर में समझ में आ जाए, ठीक है।
ये जो डंडी हमें दिख रही है बेटा, इस डंडी को हम बुला सकते हैं पेडिसल, या फिर इसी को क्या बुलाते हैं, स्टॉक। ठीक है, बेसिकली फ्लावर जो है हमारा, यहीं से स्ट्रक्चर हम लेबलिंग भी शुरू करेंगे और साथ के साथ हम इसको समझते भी जाएंगे। पेडिसल और स्टॉक, इसका काम है फूल को पूरी तरीके से सपोर्ट करना। नीचे से जो सपोर्ट करना है बेस पे, वो कौन करेगा, पेडिसल या स्टॉक। ये जो स्वोलन एरिया दिख रहा है फूला हुआ, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को बेटा हम क्या बोलेंगे, थैलेमस। ये बेस ऑफ अ फ्लावर है, यानी फ्लावर के जो भी आप ऑर्गन्स लगाएंगे, जो भी चीजों को यहाँ पे एसोसिएट करेंगे, वो किसके ऊपर एसोसिएट होता है, थैलेमस के ऊपर। तो या तो आप इसको थैलेमस बोल लो, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, रिसेप्टेकल। कई जगह पे इसको क्या लिखा होता है, रिसेप्टेकल। नेक्स्ट, अब जो मैं बनाने जा रही हूँ वो ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा। आपने काफी सारे फ्लावर्स में नोटिस भी किया होगा इसको। एक मिनट, ही कुछ ज्यादा नीचे हो गया। ये इनको हम बोलते हैं, ये ग्रीन कलर की होती हैं पहली बात तो इनको हम किस नाम से लिख सकते हैं, सेपल। ठीक है, सेपल। सेपल एक्चुअल में ग्रीन कलर की होती है। तो ये फोटोसिंथेसिस का काम करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब फ्लावर बड के फॉर्म में होता है, यानी जब वो बहुत छोटा होता है, कली होता है, तो उसमें सेपल ही है जो फोटोसिंथेसिस करने का काम करेगी। और जो सेपल का मेन काम है बेटा, वो मेन काम क्या होगा, प्रोटेक्शन। भाई कली को, बड को, यानी कली को किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट करना है ना, ताकि तुम्हारा फ्लावर जो है वो किसी भी तरह से उसको हार्म ना पहुंचे। तो फ्लावर को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन होगा, सेपल। ठीक है, तो इसके दो काम हो गए, इट कैन फोटोसिंथेसाइज, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। और दूसरा क्या हो जाएगा कि ये जो मेन इसका काम है वो है प्रोटेक्शन टू द फ्लावर। ठीक है, नेक्स्ट पे अगर हम बात करेंगे, इसके बाद जरा हम यहां से देखते हैं। पहले मैंने ये फीमेल स्ट्रक्चर बनाया है, और इसमें से ये बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, क्योंकि हम छोटी क्लासेस में पढ़ते चले आ रहे हैं इसको। कभी मेरे दोनों पार्ट एक साथ इक्वल नहीं बनते। ये चलो, इसमें अगर मैं ये वाला पार्ट देखूं तो इसको बोलते हैं बेटा आपका स्टिग्मा। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा होगा, स्टिग्मा है यानी कि स्टिकी होता है। ठीक है, इसी पे वो जो पोलन ग्रेन है, यानी कि जो मेल गैमीट है, वो आके स्टिक होने की कोशिश करता है। पोलन ग्रेन होगा तभी तो मेल गैमीट रिलीज हो पाएंगे। तो ये हो गया। ऐसे मैं इसको ऐसे याद रखती हूँ, फीमेल्स बहुत ज्यादा स्टाइल मारती हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको क्या याद रखती हूँ, स्टाइल। और इस पोर्शन को आप क्या बोलते हैं, ओवरी। इसको क्या बोलेंगे, ओवरी। ठीक है, इसी के अंदर आपके ओव्यूल देखने के लिए मिलते हैं। ये जैसे सीड जैसे स्ट्रक्चर देखने वाले को क्या बोलते हैं, ओव्यूल। ओव्यूल, इस चीज का ध्यान रखेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, ओव्यूल। ओवरी के अंदर जाके आपके क्या मिलते हैं, ओव्यूल। अगर मैं एक बात बताऊं, यहां से स्टिग्मा का काम हो चुका है, स्टाइल का क्या काम है बेटा, ये पोलन ट्यूब को पास होने के लिए, ठीक है, यानी कि मेल गैमेट को रिलीज करने के लिए पोलन ट्यूब बनती है, और ये पोलन ट्यूब को रास्ता प्रोवाइड करती है। ठीक है, जबकि ओवरी क्या है, ओवरी क्या है, जब वो पक जाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर मैं ओव्यूल बात करूं, तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। यानी कि आप समझ चुके होंगे, वो जो आप सीड देखते हैं अपने किसी भी फ्रूट के अंदर, वो सीड एक्चुअल में ओव्यूल होता है। और जो फ्रूट होते हैं वो ज्यादातर किसके बने होते हैं, ओवरीज के। ठीक है, नेक्स्ट पे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी मेल वाला स्ट्रक्चर। बेटा मेल के अंदर जो ये वाला स्ट्रक्चर रहता है, इसको कहते हैं फिलामेंट। इसको मैं क्या बोलूंगी, फिलामेंट। ठीक है, ये जो डंडी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसके ऊपर एंथर लोकेटेड है, इसको क्या बोलेंगे, फिलामेंट। फिलामेंट केवल एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये किसी भी तरह के गैमीट में मदद नहीं करता है। ठीक है, तो ये कैसा पार्ट होता है, ये स्टेराइल नहीं होता है। ठीक है, ये स्टेराइल नहीं होगा, ये स्टेराइल होगा, ये स्टेराइल होगा, ये फर्टाइल होगा। ठीक है, तो ये जो एंथर है ये फर्टाइल होता है, और आपका फिलामेंट कैसा होगा, स्टेराइल, यानी कि ये जो है ये किसी भी तरह के गैमेटोजेनेसिस में मदद नहीं करेगा। तो इसको यहां पे मैं लेबल कर देती हूँ, एंथर। नेक्स्ट मैं बात करूंगी
ये जो मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है इसको तो देख के ही समझ गए होंगे ये क्या है बेटा। एक्चुअल में इसको हम क्या कहेंगे, पेटल। इसको मैं क्या बोलूंगी, पेटल। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा होगा और मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर भी बहुत क्लियर हो गया होगा। अभी हम वॉरल्स की बात करेंगे, पहले हम जरा इसको ध्यान से देख लें कि इसको क्या कहा जाएगा। अगर मैं बात करूं बेटा इस पेडिसल या स्टॉक की, तो इसका काम क्या है, ये पूरे फ्लावर को जो है वो एक साथ एक्यूमुलेट करके एसोसिएट करके रखेगा और सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। जस्ट पेडिसल के ऊपर तुम्हें एक सोलन स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, उसको तुम ऐसे भी याद कर सकते हो कि बेस ऑफ अ फ्लावर बनाने में मदद करता है। उसको आप क्या बोलोगे, थैलेमस, या फिर क्या बोलोगे, रिसेप्टेकल। उसके आगे आओगे, ग्रीन कलर की छोटी सी लीव्स दिख रही होंगी छोटी छोटी, उनको क्या बोलते हो, सेपल। ठीक है, सेपल बोलोगे। और इन सेपल का काम होता है ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं और प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करते ही है। इसके ऊपर अगर आओगे तो ये देखने के लिए मिलेंगी बड़ी बड़ी सी पंखुड़ियां, और तुम्हें पता है पंखुड़ियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेटल। पेटल कलरफुल होती हैं, ये अट्रैक्ट करती हैं इंसेक्ट्स को कि भाई आओ मेरे लिए कोई गैमीट लेकर, चाहे वो मेल या फीमेल डिपेंड करता है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो ज्यादातर इंसेक्ट्स जो है या हवा जो है, बेसिकली जब पेटल्स कलरफुल बात करते हैं तो वो इंसेक्ट्स के साथ ज्यादा फॉलो होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या पेटल क्या करेगी, पेटल बोलती है कि भाई इंसेक्ट से कि मैं तुम्हें अट्रैक्ट करूंगी इस, और तुम मेरे लिए गैमीट लेकर आना। यानी कि पेटल का काम इन शॉर्ट क्या है, अट्रैक्शन। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो जब मैं अंदर आती हूँ तो मैंने देखा कि यहाँ पे तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। ठीक है, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर जो कि फर्टाइल होता है, और एंथर जिससे कनेक्टेड होता है उसको आप क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट स्टेराइल है, और आपका जो ये एंथर वाला पार्ट है ये कैसा होता है बेटा, फर्टाइल, यानी कि गैमेटोजेनेसिस यही चल रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट में अगर हम बात करें, इधर देख लीजिए, ये है फीमेल वाला पार्ट। फीमेल के तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल, और ये क्या रहा, ओवरी। ओवरी के अंदर मुझे क्या मिलेंगे, ओव्यूल। जब फ्लावर फर्टाइल हो जाता है यानी फर्टिलाइज हो चुका होता है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो तुम्हारी ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और जो तुम्हारा ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और ओव्यूल के अंदर ही कहीं ना कहीं गैमीट बन रहे होते हैं। उसके बारे में अभी हम इन डिटेल बात करेंगे। नेक्स्ट जरा इधर अब ध्यान से सुनिए, यहां तो इतनी बात हो गई, पर अगर मैं बात करूं कि वॉरल्स की, तो मुझे बाहर से अंदर की तरफ देखना है। ठीक है, तो फ्लावर को जब मैं बाहर की तरफ से देखती हूं तो मैंने सेपल को नोटिस किया, तो सेपल वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं बेटा, यहां मैं वॉरल नंबर 1 की बात कर रही हूं। जब वॉरल नंबर 1 की बात करूंगी तो उसको हम बोलते हैं कैलिक्स। इसको हम क्या बोलेंगे, कैलिक्स। ध्यान से देखेंगे, ये फर्स्ट वॉरल की बात की है। वॉरल को आप लेयर से भी याद कर सकते हो, बट बुक में वॉरल नाम मेंशन होता है और आपको भी यही याद करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग वर्ल्ड जानते ही नहीं है, वो लेयर लिखाते हैं। ठीक है, बुक में वर्ल्ड नाम से ही मेंशन होता है, तो आपको भी वर्ल्ड याद करना है क्योंकि आंसर में वो टर्म इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट में वर्ल्ड अगर 2 की बात करें तो वर्ल्ड 2 कौन सा होगा, पेटल, यानी कि मैंने पंखुड़ियां देखी, ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो पेटल के लिए मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, कोरोला। कोरोला ये कौन सा हो गया, ये हो गया बेटा आपका वर्ल्ड नंबर 2। ठीक है, पहला वर्ल्ड कौन सा था, कैलिक्स। दूसरा वर्ल्ड कौन सा हो गया आपका, कोरोला। ठीक है, तीसरे वर्ल्ड पे आप आ जाओ। तीसरा वर्ल्ड कौन सा रहेगा, आपने क्या क्या देखा, अगर मैं बात करूं मेल में तो आपने देखा एंथर और स्टेमिन। ठीक है, एंथर स्टेमिन को, यानी मेल पार्ट के लिए तुम क्या लिख सकते हो, मेल पार्ट के लिए तुमने लिखना होता है स्टेमिन। मेल पार्ट के लिए क्या लिखेंगे, स्टेमिन, यानी एंथर, फिलामेंट, इसी को आप क्या बोलते हो, स्टेमिन। यानी मेल के लिए जो मैं शब्द का यूज करूंगी उसका क्या नाम रहेगा, स्टेमिन। जैसे यहाँ पे मैंने सेपल वर्ड यूज किया था, ऐसे ही अगर सिर्फ मैं मेल पार्ट की बात करूं तो उसको मैंने क्या बोलना होता है, स्टेमिन। स्टेमिन का जो वर्ल्ड होता है वो वर्ल्ड का नाम क्या होगा बेटा, यहां मैं बात कर लेती हूँ वर्ल्ड 3, और उसका नाम होता है एंड्रोशियम। उसका क्या नाम रहेगा, एंड्रोशियम। ठीक है, वर्ल्ड नंबर 3 की बात हो गई। अब मुझे बात करनी है वर्ल्ड नंबर 4 की। तो जहां पे नाम आ जाए स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, आपको पता है ये तीनों पार्ट किसके हैं, फीमेल के। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए आप क्या वर्ड यूज कर सकते हो, पिस्टिल का या फिर कार्पल का। इसके दो नाम हो सकते हैं, पिस्टिल या फिर कार्पल। तो फीमेल के लिए मैं यहां पे नाम मेंशन कर देती हूँ। हाँ, फीमेल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, या तो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बुला सकते हैं पिस्टल, और या फिर क्या बुला सकते हैं, कार्पल। अब इसके लिए जो वर्ल्ड बनेगा उस वर्ल्ड का नंबर क्या होगा, 4, और उस वर्ल्ड का नाम होगा गाइनोशियम।
उस वर्ल्ड का नाम क्या होगा? गाइनोशियम। इतना ध्यान रखेंगे। मैंने क्या बोला है दोबारा से सुन लीजिए। मैंने बोला कि अगर वर्ल्ड की बात करें तो पहला वर्ल्ड मैंने कहां से, मुझे देखना है आउटर टू इनर। तो पहला वर्ल्ड मैंने देखा है वर्ल्ड नंबर 1 जो कि है कैलिक्स। ये सेपल वाली जो लेयर होती है उसको कहीं ना कहीं दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड, पेटल वाली लेयर जिसको मैंने क्या बोल दिया, जिसको मैंने बोला है कोरोला, ये किसकी लेयर रिप्रेजेंट करता है? ये पेटल्स की लेयर को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि स्टेमिन को जो रिप्रेजेंट करता है उसका क्या नाम रहेगा? एंड्रोशियम। फोर्थ, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि जिसका क्या नाम था? पिस्टिल, या फिर आप उसको क्या बुला सकते हो? कार्पल। पिस्टिल या कार्पल को रिप्रेजेंट करने के लिए फोर्थ वॉरल, जो इनर मोस्ट वॉरल होता है, उसका नाम क्या रहेगा? गाइनोशियम। तो बेटा ये था हमारे फ्लावर का एक बहुत ही बाइसेक्सुअल टिपिकल स्ट्रक्चर, जो कि हम 9th 10th में भी पढ़ के आते हैं, बट स्टिल हमें इन्हीं चीजों से रिलेटेड बातों को याद रखना है। तो ये हमारा एक रिवीजन पोर्शन हो गया था। जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है उसके लिए रिवाइज हो गया है, वो दोबारा याद कर सकता है। अब हम आगे की बात करेंगे कि फ्लावर और क्या क्या परफॉर्म कर सकता है। A flower is a highly specialized structure. ये तो हमें बेटा पता है कि फ्लावर जो है वो हाईली स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है, ठीक है। बट एक्चुअल में ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है? अभी तक तो हमने ये बात की कि ये हमारे यूज में कैसे आता है, ये इंसेक्ट्स को कैसे अट्रैक्ट करता है। बट बेसिकली ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर क्यों रहा था? पॉलिनेशन के लिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। सो फ्लावर इज अ हाईली स्पेशलाइज स्ट्रक्चर। इट परफॉर्म्स, क्या परफॉर्म कर सकता है बेटा? चलो वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। आप इसको सीक्वेंस में याद रखें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर सीक्वेंस में याद रखा तो आपके लिए सारे पॉइंट्स लिखने इजी हो जाएंगे। पहला, कि ये अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है तो ये गैमीट्स भी बनाता होगा, यानी कि गैमेटोजेनेसिस भी करता होगा। तो फर्स्ट मेरा यहाँ पे क्या रहेगा इसका फंक्शन? गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। गैमेटो मतलब क्या होता है? गैमीट्स, और जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। गैमीट्स तो बना लिए, ठीक है। अब उनको पहले गैमीट्स को मिलाना भी तो है भाई, मेल और फीमेल भी तो दिखाने हैं, ठीक है। यानी कि अब होगा पॉलिनेशन, ठीक है। इसी के लिए फ्लावर्स अपने आप को इतना कलरफुल और अट्रैक्ट बनाते हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव बनाते हैं, ताकि इंसेक्ट्स जो है वो अट्रैक्ट होके पॉलन ग्रेन को लेकर आए फ्लावर के स्टिग्मा तक, ठीक है। अभी एक एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे। पॉलिनेशन के बाद अगर हम बात करें तो बात आती है फर्टिलाइजेशन की। भाई अगर गैमीट्स एक दूसरे से मिल चुके हैं तो उनका फ्यूज होना भी तो जरूरी है, दूर दूर से काम तो चलेगा नहीं, तो दोनों गैमीट्स को फ्यूज भी करवाना होगा। वो बात हो गई हमारे फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है बेटा? फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर में आते हैं कुछ चेंजेस, और उन चेंजेस में क्या क्या चीजें बनती है मैंने बताया था। अगर आपका ओव्यूल फर्टिलाइज हो जाता है तो वो बनाता है सीड, एंड अगर बात करते हैं हमारी ओवरी फर्टिलाइज हो जाती है तो वो क्या बनाती है बेटा? वो बनाएगी फ्रूट, यानी कि सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन भी फ्लावर के थ्रू ही होता है, ठीक है। कैसे होता है वो एक एक करके हम अभी डिटेल में बात करेंगे, बट उससे पहले हमें ये देखना जरूरी है कि फ्लावर में मेल गैमीट कैसे बनते हैं, फीमेल गैमीट कैसे बनते हैं, इन चीजों के बारे में। तो शुरू करते हैं हमारी मेन कहानी। यहां से थोड़ा याद करने की कोशिश करते हैं। देखो, एनवायरमेंट के इन्फ्लुएंस में सारी चीजें अडेप्ट करती ही करती हैं, ये हमें भी पता है। कहीं ना कहीं जब हमारे लिए भी एनवायरमेंट चेंज होता है तो हम अपने आप को भी अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही एनवायरमेंट के इन्फ्लुएंस में आपकी एनसीईआरटी सेंटेंस लिखती है डिसीजन ऑफ प्लांट। डिसीजन ऑफ प्लांट्स का क्या मतलब है? कि प्लांट्स ने कोई डिसीजन ले लिया है। हाँ, बात वैसी ही है, पर एक्चुअल में प्लांट्स ने डिसीजन लिया क्या है, अब जरा यहां पे देखेंगे। मैंने क्या बोला? डिसीजन ऑफ प्लांट्स। डिसीजन ऑफ प्लांट्स का क्या मतलब है बेटा? ये एक ऐसा पीरियड है जहां पे होता क्या है, प्लांट स्विच कर देता है स्टेम या लीव्स बनाना, इसकी जगह पे वो क्या बनाना शुरू कर देता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि वेजिटेटिव ऑर्गन से बनाना वो स्विच कर देता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे। यानी कि मैं क्या लिख सकती हूं? वेजिटेटिव organs converts into or formed into
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ कि प्लांट स्विच कर देता है फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेटिव ऑर्गन्स, उसके प्लेस पे वो क्या बनाना शुरू करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, अब बनाएगा कैसे, डिसीजन ऑफ प्लांट तो समझ में आया कि भाई अभी तक जो वो वेजिटेटिव पार्ट बना रहा था यानी कि लीव्स बना रहा था या अदर पार्ट्स बना रहा था, अब उसकी जगह पे क्या बनाना शुरू करेगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि फ्लावर बनाना शुरू करेगा। अब एक्चुअल में ये एक फ्लो चार्ट के साथ समझते हैं कि फ्लो बनाना शुरू कैसे करेगा। पहले मेरा क्या होता है बेटा, एक हार्मोन होता है प्लांट हार्मोन्स, जिसको मैं कहती हूँ फ्लोरेजिन। प्रोड्यूस कौन करता है बेटा, प्रोड्यूस करने वाली है प्रोड्यूस्ड बाय लीव्स। ठीक है, अब मैंने अभी बताया एनवायरमेंट के इन्फ्लुएंस में। ठीक है, तो एनवायरमेंट जब चेंज होता है उसके इन्फ्लुएंस में आपके जो लीव्स हैं वो एक हार्मोन निकालना शुरू करती हैं जिसको आपने क्या बोला है, फ्लोरेजिन। अब ये फ्लोरेजिन किसके पास जाता है बेटा, सैम के पास। ठीक है, अब ये सैम कौन है, एस स्टैंड्स फॉर शूट, ए स्टैंड्स फॉर एपिकल एंड एम स्टैंड्स फॉर मेरिस्टेम। ठीक है, ये किसके पास जाता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो कंटिन्यूअसली सेल को डिवाइड करता रहता है। ठीक है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती है इसके पास। शूट मतलब जमीन के ऊपर वाला पार्ट और एपिकल मतलब प्लांट के सबसे टॉप वाले पार्ट को हम एपिकल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टेम के पास जाती है, पर ये हार्मोन जाएगा कैसे। ठीक है, क्वेश्चन तो यही है। तो हमने बेटा दो टाइप के वैस्कुलर टिश्यूज पढ़े हैं, एक है हमारा जाइलम और दूसरा कौन सा होता है, फ्लोएम। यहाँ पे ये जो फ्लोरेजिन है ये किसके थ्रू जाएगा बेटा, ये फ्लोएम के थ्रू जाएगा, किसके पास, सैम के पास। ठीक है, यानी शूट एपिकल मेरिस्टेम के पास। अब ये शूट एपिकल मेरिस्टेम आगे जाके किसमें कन्वर्ट कर देगा बेटा, क्या बना देगा, अब ये बनाना शुरू करेगा फ्लोरल मेरिस्टेम। ठीक है, अगर ये लीफ मेरिस्टेम होता तो पत्ती बना रहा होता। ठीक है, बट फ्लोरेजिन ने क्या किया, फ्लोरेजिन सैम के पास गया, सैम को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाके, यानी सैम से क्या काम कराना शुरू किया, फ्लोरल मेरिस्टेम। अब ये फ्लोरल मेरिस्टेम किसमें जाके अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये बनेगा आपका फ्लोरल प्राइमोर्डियम। अब ये फ्लोरल प्राइमोर्डियम क्या है, प्राइमोर्डियम को ऐसे याद रखना, क्लस्टर, गुच्छा, यानी कि किस चीज का गुच्छा होगा बेटा, ये है आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स का क्लस्टर, यानी मेरिस्टेमेटिक सेल्स का गुच्छा, जो आगे जाके क्या बनाना शुरू करेगा, धीरे धीरे फ्लावर बनाएगा। देखो मैंने लिखा है फ्लोरल प्राइमोर्डियम, अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता लीफ प्राइमोर्डियम या फिर लीफ प्राइमोर्डियम तो इसका क्या मतलब है, या अगर ये लीफ प्राइमोर्डियम होता तो ये पत्ती बना रहा होता, अगर मैंने लिखा है फ्लोरल प्राइमोर्डियम तो ये क्या बना रहा होगा बेटा, ये फ्लावर बनाएगा। ठीक है, अब आगे जाके तुम्हें पता है डायरेक्टली फ्लावर तो बनता नहीं है, पहले क्या बनेगा, बड। ठीक है, और बड से अल्टीमेटली तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, फ्लावर। चलो दोबारा से एक बार समझो इसको, मैंने क्या बोला, मैंने बोला फ्लावर एक हाईली स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये हाईली स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, देखो पहला गैमेटोजेनेसिस करता है, क्यों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट्स चाहिए तो गैमेट्स भी बनाएगा, गैमेटोजेनेसिस करेगा। गैमेटोजेनेसिस करने के बाद ये क्या करेगा भाई, इन गैमेट्स को बनाने के बाद ट्रांसफर भी तो करना है, तो ट्रांसफर के लिए क्या आता है, पॉलिनेशन। ट्रांसफर तो हो गया, फ्यूज भी तो कराओगे दोनों के न्यूक्लियस को, तो उसको क्या आपने बोलना है बेटा, वो रहेगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फर्टिलाइज होने के बाद यही फ्लावर के कुछ पार्ट्स किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, अगर ओव्यूल की बात करूं तो वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर ओवरी की बात करूं तो वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एक्चुअल में हमारी एक एनसीईआरटी में लाइन लिखी है डिसीजन ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट यहाँ क्या डिसीजन करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं, प्लांट यहाँ डिसाइड करता है कि अभी तक तो मैं वेजिटेटिव पार्ट बना रहा था, अब क्या है मैं अपना काम स्विच करके वहां पे क्या बनाने लगूंगा, अब मैं बनाऊंगा रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि फ्लावर की बात कर रहा है। अब ये बनता कैसे है, बनेगा कैसे, यहाँ पे एक फ्लोरेजिन नाम का हार्मोन निकलेगा लीव्स के थ्रू, प्लांट्स में लीव्स के थ्रू एक फ्लोरेजिन नाम का हार्मोन निकलेगा। ये फ्लोरेजिन हार्मोन एक वैस्कुलर बंडल के थ्रू यानी कि फ्लोएम के थ्रू जाता है सैम के पास, यानी कि सैम क्या है, शूट एपिकल मेरिस्टेम। वहां से क्या होगा बेटा, शूट एपिकल मेरिस्टेम से बनता है आपका फ्लोरल मेरिस्टेम, यानी कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसी सेल्स आएंगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो फ्लावर बनाना शुरू करेंगी, पर उनका क्लस्टर होना भी तो जरूरी है, गुच्छे में भी तो आना जरूरी है। तो जब वो गुच्छे में आएंगी तो उनको क्या बोल दिया जाएगा, फ्लोरल प्राइमोर्डियम। ये फ्लोरल प्राइमोर्डियम गुच्छे में आके और छोटा सा स्ट्रक्चर फॉर्म करना शुरू करती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, बड, यानी कि कली। और फाइनली ये कली जब खिल जाती है बेटा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, फ्लावर में। तो अभी तक अब हमें ये समझ में आ गया है कि फ्लावर एक्चुअल में बनता कैसे है।
ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा कि फ्लावर में सबसे पहले हम मेल से बात करना शुरू करेंगे कि क्या होता है ये माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है, क्या है स्टेमिन, इनके बारे में अब हम बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं बेटा हमारे मेल पार्ट के बारे में फ्लावर के, यानी कि स्टेमिन, या इसी को आप और क्या बुला सकते हो, माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल का क्या मतलब है, माइक्रो स्मॉल इन साइज, स्पोरो मतलब स्पोर्स, छोटे साइज के स्पोर्स, फिल मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो चाहे आप माइक्रोस्पोरोफिल बुला ले और चाहे स्टेमिन बुला ले। तो हमने बात की थी कि मेल वाले पार्ट में फ्लावर के दो चीजें होती है, इसको आप बुला लो फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, फिलामेंट आपका होता है लॉन्ग, लंबा होता है, प्लस सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर होता है। और इसको आप क्या बुला सकते हो, फिलामेंट को स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर देखने में लगता है, तो आप इसको क्या बुला सकते हो कि ये एक्चुअल में स्टॉक जैसा लगता है। ठीक है, आगे सुनिए, इतनी बात हो गई। फिलामेंट जो है बेटा वो स्टेराइल पार्ट है, यानी ये गैमेटोजेनेसिस में रोल प्ले नहीं करता। ठीक है, बल्कि करेगा कौन, एंथर। तो इसको मैंने क्या लेबल करना है, एंथर। एंथर के बीच में जो आपको ऐसे लाइन दिख रही है, ठीक है, लोब्स के बीच में, इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ डेहेसेंस। लाइन ऑफ डेहेसेंस का मतलब होता है कि बर्स्टिंग यहीं से होगी। ठीक है, पॉलन ग्रेन जब रिलीज होने होंगे एंथर से, तो ये डेहेसेंस वाली जो लाइन है यहीं से बर्स्टिंग होती है। चलो, एंथर को मैंने बता दिया है। अगर फिलामेंट आपका स्टेराइल है तो एंथर फर्टाइल है, यानी कि गैमेटोजेनेसिस में यही रोल प्ले करेगा। ठीक है, इतनी बात तो हो गई। फिलामेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो फिलामेंट के विद रिस्पेक्ट टू फिलामेंट प्रॉक्सिमल रीजन कौन सा होना चाहिए और डिस्टल रीजन कौन सा होना चाहिए, तो प्रॉक्सिमल है। नेक्स्ट डिस्टल कौन सा होना चाहिए बेटा, अगर मैं बात करूं तो इसके प्रॉक्सिमल कौन रहेगा, थैलेमस। ठीक है, थैलेमस यानी कि प्रॉक्सिमल रीजन। ठीक है, अगर मैं बात करूं विद रिस्पेक्ट टू फिलामेंट, यानी कि अगर स्टेमन में मैं बात करूं तो स्टेमन में सब फिलामेंट वाला जो स्ट्रक्चर है उसके सबसे पास कौन होगा, उसके सबसे पास यानी कि प्रॉक्सिमल होगा थैलेमस। ठीक है, पी से पास और पी से प्रॉक्सिमल। ठीक है, ध्यान रखना थैलेमस। अब डिस्टल कौन है, डिस्टल हमारा फिर एक ही बचा, एंथर। ठीक है, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू फिलामेंट बात करें तो फिलामेंट के प्रॉक्सिमल रीजन पे आ जाएगा थैलेमस और उसके डिस्टल रीजन पे कौन आ जाएगा बेटा, एंथर। ठीक है, इतनी बात करने के बाद एक चीज और ध्यान रखना, क्या, नंबर ऑफ स्टेमिन एंड लेंथ, यानी कि स्टेमिन का नंबर और लेंथ किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन स्पीशीज। प्लांट की क्या स्पीशीज है या फ्लावर की क्या स्पीशीज है उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यानी कि स्टेमिन का नंबर और स्टेमिन की लेंथ अलग अलग हो सकती है, सो इट डिपेंड्स ऑन स्पीशीज। इतनी बात तो हमारी यहां तक हो गई। अब जरा एंथर के बारे में इन डिटेल बात कर ले, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस में तो मेन रोल इसी का है। ठीक है, चलो एंथर का पहले मैं स्ट्रक्चर बना लूं। जब मैं एंथर को ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन एंथर का काटती हूँ, यानी कि ऐसे आधा आधा काटूंगी, ठीक है, तो एक्चुअल में ये देखने में कैसा लगता है बेटा, ठीक है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने में लगता है। अब देखो तुम्हारे एंथर में अगर मैं इसको बीच से आधा कर दूं जरा, तो अब देखो कितने लोब हुए, तुम्हारा एंथर हुआ बाय लोब। देख लो इधर से ध्यान से, एक लोब ये, दूसरा लोब ये। तो सबसे पहले एंथर मेरा कैसा होता है, बाय लोब, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, एंथर कैसा है, बाय लोब्ड। बट ऑल टुगेदर अगर तुम्हें देखा जाए तो इसके कितने एंड्स होंगे एंथर के, तो 1 2 3 4, इसके 4 एंड्स हैं। तो 4 एंड्स के हिसाब से आप क्या लिखोगे, टेट्रागोनल। ठीक है, कितने एंड्स हो गए इसके, 4 एंड्स हो गए टेट्रागोनल। ठीक है, मैंने बाइलोब क्यों लिखा, क्योंकि 2 लोब हैं इसके। ठीक है, हाफ करोगे तो एक लोब ये एक लोब ये, ना याद रहे यहां से भूल जाना, तो ऐसा स्ट्रक्चर याद रख लेना, लोब नंबर 1 लोब नंबर 2। इतनी चीज समझ में आई। अब अंदर देखो, हर लोब में, यानी कि अगर मेरे पास 2 लोब हैं तो हर लोब में कितने थेका होंगे बेटा, ये जो मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया इसको क्या बोलेंगे, थेका। ठीक है, यानी कि आपका जितना ये एक लोब है, ठीक है, एक लोब के अंदर क्या मिलेगा, थेका, यानी एक लोब के अंदर कितने थेका हो गए, 2 थेका। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, सॉरी थेका मैंने इधर मेंशन कर दिया, जबकि मुझे उधर लेबल करना है। ठीक है, ये है थेका। ठीक है, यानी कि लोब के अंदर की कैविटी को आप क्या बोलते हो, थेका। तो एक लोब में कितने थेका हो गए बेटा, ये हो गया डायथेकस। ठीक है,
डायथेकस क्यों? क्योंकि इसके अंदर कितने लोब है? दो, सॉरी, इसके अंदर कितने थेका है? दो थेका। एक लोब के अंदर कितने थेका हो गए? दो थेका। समझ में आया? थेका के पास क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम। थेका के पास क्या होगा? माइक्रोस्पोरेंजियम। अब काउंट करो कितने माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे तुम्हारे एंथर के अंदर। तो 1 2 3 4। तो कितने होंगे? 4। 4 के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? टेट्रा स्पोरेंजिएट। कितने स्पोरेंजियम होंगे? 4। टेट्रास्पोरेंजिएट, यानी ये हो गया थेका। ठीक है, थेका के अंदर क्या मिलेगा? माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, कितने माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं ऑल टुगेदर एंथर में? 1 2 3 4। इसलिए मैंने लिखा है 4, यानी कि टेट्रा फिर स्पोरेंजिएट, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम है। अब सुनो, एट मेच्योरेशन, ठीक है, जब मेच्योरेशन का टाइम आता है बेटा, तो दिस माइक्रोस्पोरेंजियम, यही माइक्रोस्पोरेंजियम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? यही माइक्रोस्पोरेंजियम कन्वर्ट हो जाता है आपका पोलन सैक में। ध्यान रहेगी ये चीज, मतलब यही माइक्रोस्पोरेंजियम मेच्योर होने के बाद क्या बन जाता है? पोलन सैक, जिसके अंदर हमारे वो पोलन ग्रेन बनेंगे। ठीक है सॉरी, आगे हम बात करेंगे वॉल्स ऑफ एंथर की। ठीक है, वॉल्स ऑफ एंथर। अगर मैं वॉल्स ऑफ एंथर की बात करूं तो मुझे करना है विद रिस्पेक्ट टू आउटर टू इनर। ठीक है, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ। तो जब मैं एंथर को देखना शुरू करती हूँ तो सबसे पहले बाहर जो मुझे लेयर दिखती है, इस नाम से आप काफी फेमिलियर होंगे, एपिडर्मिस। ठीक है, आउटर के लिए ज्यादातर हम एपिडर्मिस का यूज करते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जब आप अंदर आएंगे तो एक लेयर मिलेगी आपको, उसका नाम क्या होता है? एंडोथीसियम। ठीक है, इसका क्या नाम होगा? एंडोथीसियम। उसके बाद एंडोथीसियम से अंदर आएंगे तो कौन सी लेयर मिलती है बेटा? मिडिल लेयर। ठीक है, मिडिल लेयर कितनी लेयर्ड होती है? 2 to 3। ठीक है, 2 to 3 लेयर्ड। ठीक है, ये होती है 2 to 3 लेयर्ड, याद रखना। वॉल्स ऑफ एंथर में बाहर की, सबसे पहले अगर मैंने बाहर देखी कौन सी? एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड है, एंडोथीसियम भी सिंगल लेयर्ड है। ठीक है, ये मिलेगी कहाँ? एपिडर्मिस के अंदर। जब आप एपिडर्मिस से अंदर की तरफ आते हैं, एपिडर्मिस एंडोथीसियम से अंदर कौन सी मिलेगी? मिडिल लेयर। ये 2 to 3 लेयर्ड है और ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वाली है उसको मैंने क्या बुलाना है? टेप्टम। क्या बुलाऊंगी? टेपेटम। टेप्टम बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। टेप्टम के बारे में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, तो जरा उसको ध्यान से कर लेते हैं। टेप्टम पहली बात तो बाय न्यूक्लिएटेड होती है, क्योंकि एनसीईआरटी इसको मेंशन करती है बाय न्यूक्लिएटेड। ठीक है, वैसे तो इसकी सिंसेशन वाली स्टोरी होती है कि मल्टीपल न्यूक्लियस इसके पास होते हैं, यानी कि कैरियोकाइनेसिस होता रहता है, बट साइटोकाइनेसिस नहीं होता। ठीक है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। और इसके पास क्या हो सकता है बेटा? डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक है, यानी कंसिस्टेंसी कैसी होती है साइटोप्लाज्म की? बहुत ज्यादा डेंस होती है। ठीक है, और टेप्टम का क्या है बेटा? ये न्यूट्रिटिव होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है इसके पास। अब इसके पास न्यूट्रिशन क्यों है तो अभी मैं बताती हूँ, सुनो। चाहे मैं बात कर लू एपिडर्मिस की, एंडोथीसियम की, और चाहे मैं बात कर लू मिडल लेयर की। ठीक है, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है प्रोटेक्शन। एक तो ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है, यानी कि प्रोटेक्शन। 3 लेयर्ड है ना, समझ में आ रहा होगा। अगर 3 लेयर्ड है तो फिर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्रोटेक्शन का काम तो करेंगी ही करेंगी। और क्या करेंगी? डेसेंस ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन का डेसेंस करवाती है, यानी कि यहीं से पोलन ग्रेन क्या आना शुरू करेगा? बाहर आना शुरू करता है। ठीक है, ध्यान से देखना, प्रोटेक्शन का काम तो करेंगे ही करेंगे, प्लस और क्या करते हैं? डेसेंस ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, अगर इधर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो वैसे वो मेरा काम है करना, तो जरा देख लेना स्पेलिंग का अपने आप से। ठीक है, डेसेंस ऑफ पोलन ग्रेन मैंने बताया था, ये जो लाइन तुमको दिख रही है ये इसको बोलते हैं लाइन ऑफ डेसेंस, यानी यहीं से पोलन ग्रेन जब अंतर बर्स्ट होता है तो पोलन ग्रेन यहीं से बाहर आता है। ठीक है, तो तुम्हें एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर का काम समझ में आ गया होगा। तीनों का काम एक तो ऑल टुगेदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, प्लस डेसेंस ऑफ पोलन ग्रेन भी है। ठीक है, DEHI होता है, वैसे मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रही हूँ सही लिखने का। ठीक है, CLCE, हाँ ऐसी कुछ स्पेलिंग होती है आई गेस। ठीक है, डेसेंस ऑफ पोलन ग्रेन। टेप्टम की बात करें तो ये बाय न्यूक्लिएटेड है, इसके पास अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2 न्यूक्लियस होते हैं। नेक्स्ट, डेंस साइटोप्लाज्म है, न्यूट्रिटिव होती है, यानी इसका काम क्या है? इसका काम रहेगा बेटा प्रोवाइड्स
नरिशमेंट टू पोलन ग्रेन, यानी कि ये पोलन ग्रेन को क्या प्रोवाइड करता है बेटा, ये प्रोवाइड करता है पोलन ग्रेन को नरिशमेंट, ये है इसका फंक्शन। ठीक है, ध्यान रखना अब इस चीज को। क्या मैंने बोला है कि जिसको आप माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं वही मैच्योरेशन के टाइम के बाद क्या बन जाता है, पोलन सैक। उसके बाद वॉल्स ऑफ एंथर की बात करेंगे तो वॉल्स ऑफ एंथर यहाँ कितनी है, काउंट कर लो, 1 2 3 4। कौन कौन सी रहेगी, आउटर पे सबसे बाहर कौन सी दिखेगी, एपिडर्मिस। फिर एपिडर्मिस से जब अंदर आओगे तो कौन मिलेगा, एंडोथीसियम। और अंदर आओगे तो क्या मिलेगा, मिडल लेयर, जो कि 2 to 3 लेयर्ड है। बाकी की जो मैंने अभी 2 की बात करी है वो सिंगल है। नेक्स्ट टेप्टम की बात करेंगे। टेप्टम बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये एक तो इनर मोस्ट लेयर है, प्लस इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म है, बाइन्यूक्लिएटेड है, प्लस बहुत ज्यादा भर भर के न्यूट्रिशन है इसके पास। ठीक है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, तीनों का मिलके क्या काम है बेटा, प्रोटेक्शन करना और डेहिसेंस करना पोलन ग्रेन्स का, यानी कि बर्स्टिंग करके पोलन ग्रेन्स को एंथर से रिलीज करना। और जो सबसे अंदर वाली थी टेप्टम, टेप्टम का काम क्या है, कि पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन क्या बोल सकते हो, नरिशमेंट प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। जो प्लॉइडी रहेगी वो भी कैसी रहेगी बेटा, एन। इसकी भी प्लॉइडी कैसी रहेगी, एन। बहुत ध्यान से समझेंगे मैंने क्या बोला। जब मैंने माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर देखा, यानी कि पोलन सैक के अंदर देखा, तो उसी में से कुछ सेल आए। ठीक है, और कुछ सेल ने क्या बना दिया, कुछ सेल कन्वर्ट हो गई एमएमसी में या पीएमसी में। ठीक है, जिनकी प्लॉइडी क्या थी, 2n। ठीक है, अब ये एमएमसी या पीएमसी क्या करेंगे, फर्स्ट मियोसिस परफॉर्म करेंगे और क्या बना लेंगे, माइक्रोस्पोर। ठीक है, फिर ये माइक्रोस्पोर मियोसिस 2 करेंगे और क्या बना लेंगे, पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन, यहां भी प्लॉइडी एन है और यहां भी एन है, यानी कि यहां पे इसने क्या परफॉर्म कर दिया, मियोसिस 1, और यहां पे क्या परफॉर्म किया है, मियोसिस 2। मियोसिस 2 परफॉर्म करने के बाद इसने क्या बना दिया, पोलन ग्रेन्स। अब इतनी चीज क्लियर करने के बाद, जो कि पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन्स बेटा फर्दर क्या लेकर घूमते हैं, गैमीट्स। क्या लेकर घूम रहे हैं, गैमीट्स। कैसे गैमीट्स हैं इसके अंदर, मेल गैमीट्स। ठीक है, ध्यान रहेगा, मेल गैमीट्स। ध्यान से सुनना, जो ये पोलन ग्रेन है बेटा वो गैमेटोफाइट है, गैमीट नहीं है। ध्यान से समझना मैंने क्या बोला, गैमेटोफाइट है। फाइट मतलब क्या होता है, बॉडी, और गैमेटो मतलब गैमीट, यानी कि गैमीट को रखने वाली बॉडी को क्या बोलोगे, गैमेटोफाइट। यानी कि पोलन ग्रेन क्या है बेटा, ये है आपका गैमेटोफाइट। ध्यान से समझना, गैमेटोफाइट। अकॉर्डिंग टू मी यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्या बताया। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, इसी को मैं सेल डिवीजन के थ्रू दिखाने जा रही हूं, यानी कि एमएमसी पीएमसी, यहाँ पे एक सेल है, ठीक है, जिसकी प्लॉइडी क्या है, 2n। ठीक है, 2n से मैंने इसका क्या करवाया, मियोसिस 1। जब मियोसिस 1 हुआ तो इसमें से कैसी सेल बनी, इसमें से ऐसे करके 2 सेल बन गई। ठीक है, एक सेल ये बनी और दूसरी सेल ये बन गई। ठीक है, दूसरी सेल ये हो गई, 2 मदर सेल हो गई। ठीक है, पर 2 मदर सेल की प्लॉइडी क्या है, इसकी भी प्लॉइडी है n और इसकी भी प्लॉइडी कैसी है, n। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे मेरे पास 2, मैंने इसको ऐसे चिपका हुआ क्यों बनाया, अलग अलग क्यों नहीं बनाया, क्योंकि बेटा ये चिपके हुए ही होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये चिपके हुए होते हैं किसी टिश्यू की वजह से। ठीक है, आगे देखिए, फर्दर ये फिर से क्या परफॉर्म करेंगे, मियोसिस 2। ठीक है, मियोसिस 2। अब आपको पता है अगर मियोसिस 1 में हैप्लॉइड 2 डॉटर सेल्स बनती थी, तो मियोसिस 2 करने के बाद हर डॉटर सेल अपनी 2 बनाएगी, यानी कि इसने अपनी 2 बना ली, ये भी n है और ये भी n है। ठीक है, क्योंकि यहां तो इक्वेशनल डिवीजन चलेगा। और फिर इस वाली ने भी अपनी 2 बनाई, ठीक है, 4 हो गई। 4 के लिए आप क्या लिख सकते हो, टेट्राड, क्योंकि जुड़ी हुई हैं, अलग अलग नहीं है, इसलिए आपने इसके लिए क्या टर्म यूज किया है, टेट्राड। ठीक है, इसके अंदर के गैमीट अभी हम बनवाएंगे, इसको हम क्या कहेंगे, टेट्राड। ध्यान से समझना मैंने क्या बोला है, मैंने बोला कि पीएमसी या एमएमसी को ले लो। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दे रही हूँ, पीएमसी या एमएमसी, यहाँ मैंने एक सेल की बात करके दिखाई है। ठीक है, पीएमसी या एमएमसी को ले लो, प्लॉइडी कितनी थी, 2n। मियोसिस 1 कराया, मियोसिस 1 के बाद हमारी 2 डॉटर सेल्स बनी, बट टिश्यू की प्रेजेंस की वजह से ये चिपकी हुई है। बट प्लॉइडी कैसी है दोनों की, इसकी भी n है और इसकी भी n है। मियोसिस 2 के बाद हर सेल अपनी 2 बनाती है, 2 डॉटर सेल्स बनाती है। इसने अपनी 2 डॉटर सेल्स बनाई और इसने भी अपनी 2 डॉटर सेल्स बनाई, बट चारों की चारों कैसी प्लॉइडी वाली है, चारों की चारों रहेंगी आपकी n n n n। ठीक है, और ये क्या हुए, टेट्राड।
बन गए टेट्राड। अब सुनो, ये टेट्राड जो है बेटा, ये क्या बनाने का काम करेगा, इसी को बोलते हैं माइक्रोस्पोर। क्या बोलेंगे हम, माइक्रोस्पोर। बट अभी भी कहानी माइक्रोस्पोर पे खत्म नहीं हुई है, ठीक है, ध्यान से समझना। कहानी जो है वो माइक्रोस्पोर पे मेरी खत्म नहीं हुई, ठीक है। यहाँ एक्चुअली इसको हटा दो, क्योंकि इसको मैंने डिवाइड यहाँ नहीं कराना एक्चुअली में, ये बस ऐसे ही मेरे को समझाना था थोड़ा सा कि तुम्हें याद कैसे रखना है स्टेप बाय स्टेप। सेल डिवीजन हम यहाँ ऐसे मेंशन नहीं करा सकते, ठीक है। बस इसको ध्यान अगर आपने रख लिया तो आपको याद रहेगा कि ये बहुत छोटा सा है जो हमें समझना है। क्या, अब जरा ध्यान से समझना मैंने क्या बोला। स्पोरेंजियम के अंदर यानी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर एक टिश्यू भर भर के प्रेजेंट होता है, यानी कि आपका माइक्रोस्पोरेंजियम एक टाइप के टिश्यू में बहुत ज्यादा रिच होता है, जिसको मैंने क्या बोला, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू के बाद उसी में से कुछ सेल्स उठकर आएंगी और वो बोलेंगे कि भाई मुझे क्या बनना है, मुझे मदर बनना है, यानी कि मुझे पोलन मदर सेल बना दो, या मेरा दूसरा नाम भी हो सकता है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल। मेरी प्लॉइडी कैसी रहेगी, 2n, ठीक है, ध्यान रखना। 2n के बाद जब मैं बात करती हूँ, ये आपस में अपने आप को डिवाइड करेगी और क्या बनाएगी, माइक्रोस्पोर, जो मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखा दिए। अब ये माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी भी क्या रहेगी, माइक्रोस्पोर क्या करेगा आगे जाके, किसको बनाएगा, पोलन ग्रेन को, और इसकी भी प्लॉइडी कैसी रहेगी, n। पोलन ग्रेन तो है फीमेल मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, ये क्या है, मेल गैमेटोफाइट जिसके अंदर गैमीट्स होंगे। पोलन ग्रेन कोई गैमीट नहीं है, उसके अंदर जो सेल्स हैं, जो न्यूक्लियस है, वो गैमीट कहलाएंगे, ठीक है। तो पोलन ग्रेन के अंदर जो वो कह सकते हैं स्ट्रक्चर्स रहेंगे, उनको हम गैमीट्स बुला सकते हैं। पोलन ग्रेन तो एक टाइप का क्या है आपका, गैमेटोफाइट। समझ आ गया, इतनी चीज क्लियर हुई। प्लॉइडीज का बहुत ध्यान रखना है। अब यहाँ पे सुनो, यही पीएमसी या एमएमसी क्या होगा, 2n की प्लॉइडी वाला होगा, मियोसिस 1 करेगा और मियोसिस 1 के बाद 2 सेल्स बना लेगा अपनी 2 डॉटर सेल्स विद द हैप्लॉइड कंटेंट, ठीक है। नीचे आएगा, मियोसिस 2 करेगा और ये 4 सेल बना लेगा, एन 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 एन, जिसको आपने क्या बोला है, टेट्राड। किसका टेट्राड है, ये है माइक्रोस्पोर का टेट्राड। बात हुई थी बेटा हमारी ये टेट्राड के बारे में कि भाई ये टेट्राड हमारे पास था, जो कि था कौन कौन सी प्लॉइडी वाला, एन की प्लॉइडी वाला, ठीक है। 4 सेल्स थे हमारे पास जिनको हमने माइक्रोस्पोर बोला था। ये माइक्रोस्पोर प्लॉइडी कितनी थी इनकी, एन वाली। अब मैं क्या करूंगी, ये जो टेट्राड है बेटा, ये एक्चुअली में ना एक पॉलीसेकेराइड से चिपका हुआ रहता है। पॉलीसेकेराइड की वजह से ये टेट्राड बनता है, ठीक है। यानी कि ये जो 4 माइक्रोस्पोर है वो पॉलीसेकेराइड की वजह से ज्वाइन हो जाता है, तब जाके वो टेट्राड बनाता है, ठीक है। उस पॉलीसेकेराइड का क्या नाम है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। पॉलीसेकेराइड का नाम है बेटा कैलोस, ठीक है। पॉलीसेकेराइड का क्या नाम है, कैलोस। फिर क्या इसमें रिलीज होता होगा, कैलेस। कैलेस एक एंजाइम है जो किसको तोड़ेगा, कैलोस को, ठीक है। सो किसको इंट्रोड्यूस करा दो तुम यहाँ पे, कैलेस को, ठीक है। ब्रेक डाउन द कैलोस, ठीक है। कैलोस को कौन तोड़ेगा, कैलेस, ठीक है। टूटने के बाद अब मेरे पास एक माइक्रोस्पोर आ गया यहाँ पे, जिसकी प्लॉइडी क्या थी, उसकी प्लॉइडी थी n, ठीक है। माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी क्या है, एक माइक्रोस्पोर की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, और उस माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी क्या है, n। अब ये माइक्रोस्पोर क्या करेगा बेटा, वैक्यूलाइजेशन, ठीक है। वैक्यूलाइजेशन का क्या मतलब है, मान लो मैं यहाँ पे माइक्रोस्पोर को बड़ा बना दूं, ठीक है, और यहाँ पे क्या करूं, ये ज्यादातर जो स्पेस ऑक्यूपाई हो जाए वो किसके थ्रू हो गया, वैक्यूल के थ्रू, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा, वैक्यूल। और न्यूक्लियस कहाँ चला गया, पेरीफेरी पे, यानी कि कॉर्नर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे बनाऊं क्योंकि मुझे यहाँ स्पिंडल फाइबर्स बनाने, ठीक है। ये बन गया मेरा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस चला गया पेरीफेरी पे। अब न्यूक्लियस क्या शुरू करेगा, न्यूक्लियस करेगा बेटा एसिमेट्रिक माइटोसिस। क्या हो जाएगा मेरे पास, एसिमेट्रिक माइटोसिस। एसिमेट्रिक माइटोसिस का क्या मतलब है, एसिमेट्रिक माइटोसिस का मतलब है यहाँ पे डॉटर सेल्स तो बनेंगी बट वो इक्वल नहीं होंगी। मैंने क्या बोला, दोबारा सुनना। मैंने क्या किया, यहाँ पे कहीं ना कहीं कैलोस प्रेजेंट था, वो पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट था, जिसकी वजह से ये माइक्रोस्पोर आपस में चिपके हुए थे और टेट्राड बना रहे थे, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, कैलेज दे दिया। कैलेज वो एंजाइम है जो ब्रेक डाउन करेगा उस पॉलीसेकेराइड को जिसका नाम है कैलोस, ठीक है। कैलोस को तोड़ दिया कैलेज ने। उसके बाद मैंने एक माइक्रोस्पोर उठाया और उसका क्या कर दिया, वैक्यूलाइजेशन। तुम्हें भी पता है प्लांट सेल में तुमने पढ़ा, वैक्यूल सेंटर में होता है और ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और जो न्यूक्लियस होता है वो पेरीफेरी पे चला जाता है, ठीक है। वही सेम चीज यहाँ पे हुई कि वैक्यूल बन गया बड़ा सा और साइड में क्या चला गया मेरा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करेगा, एसिमेट्रिक माइटोसिस करेगा। एसिमेट्रिक माइटोसिमेट्रिक का तो मतलब होता है इक्वल।
एसिमेट्रिक का मतलब है जहां पे इक्वलाइजेशन ना हो, यानी सेल्स तो बनेंगे बट वो इक्वल नहीं होंगे। इक्वल नहीं होंगे का क्या मतलब है, अभी मैं आपको आगे समझाती हूँ। इतना क्लियर हो गया? करेगा कैसे, यहां से बेटा ये स्पिंडल फॉर्म करना शुरू करेगा ऐसे, यहां से ये ऐसे स्पिंडल्स बनेंगे ताकि वो जो सेल डिवीजन है वो हो पाए। ठीक है, न्यूक्लियस ने यहां से कर दिया, और न्यूक्लियस ने यहां से कितने, एसिमेट्रिक माइटोसिस की वजह से कितने सेल्स बनी बेटा मेरी, 2 डॉटर सेल्स। पर वो 2 डॉटर सेल्स कैसी थी, अनइक्वल इन साइज। कैसी रही, अनइक्वल इन साइज। अब जरा ध्यान से देखो, इसने 2 टाइप की जो सेल्स बना ली, ठीक है, वो कौन कौन सी है, पहली बनी मेरी कौन सी, वेजिटेटिव, ठीक है, और दूसरी मेरी कैसी बनी बेटा, जर्म सेल। ठीक है, वेजिटेटिव और जर्म सेल। इसके बारे में जरा मैं यहां पे लिख सकती हूं, 2 सेल मेरे पास बन गई हैं, ठीक है, और पहले वाली को इधर लिख देती हूं वेजिटेटिव सेल, और दूसरी वाली कौन सी रहेगी बेटा, जर्म सेल। ठीक है, ये मेरे पास 2 अनइक्वल सेल्स बनी है। ठीक है, 2 सेल है। जर्म सेल कैसी होती है बेटा, ये होती है लार्जर। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट, ये कैसी हो जाएगी, स्मॉलर। ठीक है, इसके पास क्या होता है, भर भर के साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, रिच इन साइटोप्लाज्म। इधर क्या हो जाएगा, रिच तो है बट किस में है, क्रोमैटिन में। ठीक है, और साइटोप्लाज्म कैसा रहेगा, लेस। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेस साइटोप्लाज्म। इतनी चीज क्लियर हो गई यहाँ पे। उसके बाद आगे सुनो, जब इतनी चीज क्लियर हो गई, ये क्या बनाएगा बेटा, ये कैसी होगी, नॉन रिप्रोडक्टिव। नॉन रिप्रोडक्टिव, ध्यान से देखेंगे, नॉन रिप्रोडक्टिव। ये वाली कैसी हो जाएगी, रिप्रोडक्टिव नीचे लिख दूं क्या, चलो देख लेना, मैं बोलती तो जा ही रही हूं साथ साथ में। ठीक है, ये कैसी होगी, रिप्रोडक्टिव। ठीक है, यहां पे देखो, नॉन रिप्रोडक्टिव है तो क्या करेगी, रिच इन न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट में रिच होगी। ठीक है, और क्या करेगी, फॉर्म पोलन ट्यूब। पहले मैं लिखती जा रही हूं एक साथ, फिर मैं समझा दूंगी अभी तुम्हें। क्या बनाने में मदद करेगी, पोलन ट्यूब। इधर आ जाओ जरा, रिप्रोडक्टिव है, ये क्या करेगी, फर्दर डिवाइड होगी। ठीक है, फर्दर डिवाइड क्यों होगी, क्योंकि क्या करेगी, ये प्रोड्यूसेस स्पर्म सेल्स। स्पर्म सेल्स, कितने स्पर्म सेल्स बनेंगे बेटा, यहाँ पे 2 स्पर्म सेल्स बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखना मैंने क्या बोला, दोबारा सुन लो क्या बोला यहाँ पे। ठीक है, अब इनका नाम मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ क्योंकि मैंने वहां पे लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बात की कि मेरे पास टेट्राड था। ठीक है, टेट्राड पे हमने माइक्रोस्पोर का टेट्राड था। टेट्राड जो बना कैसे, टेट्राड के बेटा इन माइक्रोस्पोर्स के बीच में एक पॉलीसेक्राइड था। उस पॉलीसेक्राइड का क्या नाम था, कैलोस। ठीक है, मैंने क्या किया, मतलब मैंने क्या, नेचर ही ऐसा कर रहा है। ठीक है, कैलोस को क्या दे दिया, कैलेज। कैलेज वो एंजाइम है जो कैलोस को ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास एक माइक्रोस्पोर मैंने उठाया, माइक्रोस्कोप बोलने जा रही थी, माइक्रोस्पोर उठाया, और ये माइक्रोस्पोर का हो गया वैक्यूलाइजेशन। तुम्हें पता है, मैं बता चुकी हूँ, वैक्यूल बीच में आ जाएगा, बड़ा साइज बना के न्यूक्लियस पेरीफेरी पे चला जाएगा। न्यूक्लियस स्पिंडल फाइबर जनरेट करेगा, जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि भाई वो माइटोसिस तो कर रहा है, पर कैसी कर रहा है, आपकी एसिमेट्रिक। तुम्हें पता है कि प्लॉइडी कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे भी जो भी सेल्स बनेंगी वो कैसी बनेगी, हैप्लॉइड। ठीक है, 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, अब ये इसने 2 डॉटर सेल्स बनाई बट एसिमेट्रिक था ना, यानी कि यहाँ कुछ तो अनइक्वल बनेगा। यानी कि मेरी जो 2 डॉटर सेल्स बनी है वो कैसी बनी है बेटा, अनइक्वल इन साइज। दोनों की प्लॉइडी क्या रहेगी, n। चाहे मैं इसकी बात कर लूं, आपकी वेजिटेटिव वाले की, चाहे मैं जर्म सेल की बात कर लूं, फिर भी मैं यहाँ एक बार कंफर्म करने के लिए आपको लिख देती हूँ ताकि कोई किसी तरह का डाउट ना हो। ठीक है, 2 अनइक्वल साइज की मेरे पास डॉटर सेल्स आई, कौन कौन सी, वेजिटेटिव और जर्म सेल। वेजिटेटिव लार्जर इन साइज है, ऑन द अदर हैंड जर्म सेल कैसी है, स्मॉलर। नेक्स्ट, वेजिटेटिव रिच इन साइटोप्लाज्म है, बट जर्म सेल कैसी है, रिच इन क्रोमैटिन बट लेस इन साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट, वेजिटेटिव का थर्ड पॉइंट है, ये नॉन रिप्रोडक्टिव है। जर्म वाली कैसी है, रिप्रोडक्टिव है। वेजिटेटिव में
मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, रिच इन न्यूट्रिएंट, भर भर के न्यूट्रिएंट है, यानी कुछ तो काम करेगा ये, ठीक है। जर्म सेल में क्या है बेटा, ये न्यूट्रिएंट के साथ साथ इसमें क्या होता है, ये फर्दर डिवाइड भी करता है, ठीक है। बट न्यूट्रिएंट के कंपेयर में बात की जाए तो वेजिटेटिव के पास ज्यादा है, यानी ये कुछ बनाने का भी काम कर रहा है, ठीक है। रिच इन न्यूट्रिएंट होने की वजह से ये क्या बनाएगा बेटा, ये बना रहा है पोलन ट्यूब, वो ट्यूब जिसकी वजह से गैमीट्स अंदर ट्रांसफर हो पाएंगे, ठीक है, आपके फीमेल फ्लावर के पास। नेक्स्ट यहां पे हम बात करें तो रिप्रोडक्टिव था, फर्दर डिवाइड करती है जर्म सेल, जर्म सेल फर्दर डिवाइड करेगी, वही हैप्लॉइड ही रहेगा, ठीक है, प्लॉइड ही नहीं चेंज होगी, हैप्लॉइड ही रहेगा, और वो क्या बनाएगा, दो जर्म सेल बना लेगा, जर्म सेल हाँ, दो स्पर्म सेल बनाएगा आपका जर्म सेल, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते थे, सॉरी मेरी टंग थोड़ा स्लिप कर गई, ठीक है। जर्म सेल जो है बेटा वो फर्दर डिवाइड करेगा और अपने आगे दो स्पर्म सेल्स बनाता है। अब वो दो स्पर्म सेल्स एक्चुअल में कितने सारे इसके सारे एंजियोस्पर्म में बनता है या सिर्फ एक ही में बनता है, तो सुनो, इसको देखने के बाद सेल्स के हालात कैसे होंगे, सेल के हालात कुछ होंगे हमारे, मतलब पोलन के हालात कैसे होंगे, ये आपका हो गया वो वेजिटेटिव सेल वाला पोर्शन, ठीक है, और ये हो गया आपका जर्म सेल। जर्म सेल थोड़ा छोटा बनाओ क्योंकि मैंने स्मॉलर इन साइज अभी बताया है। ये लो, ठीक है, तो इस वाले को लार्जर वन को क्या बोलूंगी, वेजिटेटिव सेल, और इस स्मॉलर वन को क्या बोलूंगी, जर्म सेल, ठीक है। कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा, ठीक। अब सुनो, मेरे पास कुछ परसेंटेज दिया है एंजियोस्पर्म का, ठीक है, तो मैं लिख लेती हूँ जरा यहाँ पे एंजियोस्पर्म, और इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दे दिया था। अब सुनो, जो मेरे 60% एंजियोस्पर्म है, ठीक है, और यहाँ पे जो मेरे 40% है, दो रेशोज के हिसाब से मैंने डिवाइड किया है, 60 और 40 के हिसाब से, ठीक है, जरा इसको ध्यान से समझना। 60 और 40 के रेशो मैंने इसको डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि 60 वाले यानी कि ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं बेटा, वो 60% एंजियोस्पर्म की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। जो 60% एंजियोस्पर्म है वो अपनी टू सेल्ड स्टेज पे ही, यानी कि ये वाली स्टेज पे ही अपने पोलन ग्रेन्स रिलीज कर देते हैं। समझ आया मैंने क्या बोला, इसी स्टेज पे, ये टू सेल्ड स्टेज है, ठीक है, टू सेल्ड स्टेज पे ही अपने पोलन ग्रेन को रिलीज कर देते हैं। जबकि मैं बात करूं जो 40% वाले हैं वो थ्री सेल्ड स्टेज पे ही रिलीज करते हैं अपने पोलन ग्रेन्स को। तो मैंने क्या बोला, 60% एंजियोस्पर्म्स मैंने यहां पे लिखा हुआ है रिलीज, एक मिनट, रिलीज की स्पेलिंग गलत कर दी, रिलीज पोलन ग्रेन्स एट टू सेल्ड स्टेज। मैं अभी समझा दूंगी टू सेल्ड और थ्री सेल्ड मैंने क्या बोला है, टू सेल्ड स्टेज, ठीक है। और यहां पे मैं बचा हुआ बस ये लिख दे रही हूँ पोलन ग्रेन, ठीक है, पोलन ग्रेन रिलीज्ड एट थ्री सेल्ड स्टेज। इसमें मेरे कहने का क्या मतलब था, सुनो ध्यान से। मैंने बोला मेरे पास एंजियोस्पर्म्स है, 60% एंजियोस्पर्म टू सेल स्टेज पे ही अपने पोलन ग्रेन्स को रिलीज कर देते हैं। टू सेल स्टेज का क्या मतलब है, वो सेल कुछ ऐसा लग रहा होगा देखने में, ठीक है, वो पूरा पोलन ग्रेन कुछ ऐसा लगेगा देखने में। अब होगा क्या कि ये जो वेजिटेटिव सेल है ये तो जाके पोलन ट्यूब बना लेगा, ठीक है, स्टिग्मा से इंटरैक्ट करके, जैसे स्टिग्मा वो जो कीमोट्रोफी वाला मूवमेंट होता है, यानी कि केमिकल के टुवर्ड्स जो मूवमेंट होता है, ठीक है, तो केमिकल के टुवर्ड्स वेजिटेटिव सेल क्या करेगा, पोलन ट्यूब बनाना शुरू कर देगा। और जैसे जैसे पोलन ट्यूब स्टाइल के थ्रू अंदर आती जाएगी बेटा, वैसे वैसे उस पोलन ट्यूब में जो ये जर्म सेल है ये अपने आप को डिवाइड कर लेगा और वहां पे जाके अपने दो स्पर्म सेल बनाएगा। मतलब बनते तो दोनों में ही है, चाहे वो 40% वाला हो चाहे वो 60% वाला हो, बनते दोनों में ही स्पर्म सेल्स हैं। पर फर्क क्या है, एक अपने आप को पहले से ही यहीं से दूल्हा बना के ले जाएगा और दूसरा क्या है, कहेगा यार मैं वहीं पहुंच के तैयार व्यार हो लूंगा, मुझे इतना कोई शौक नहीं है सुंदर दिखने का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 60% वाले ज्यादातर क्या करेंगे, ज्यादातर कहेंगे भैया हम टू सेल्ड स्टेज में जाएंगे, जब हमें फ्लावर मिलेगा, जब हमें हमारा स्टिग्मा दिख जाएगा, तब हम जाके वहां स्टाइल के थ्रू जब पोलन ट्यूब जा रही होगी वहीं पे अपना बना लेंगे, अपना हम आगे जाके टू स्पर्म सेल्स वहीं पे जाके डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या होता है 40
40 वाले में आपका होगा बेटा 40 में बात हो जाएगी कि भाई यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम 3 सेल्ड पे जाएंगे कि भाई यहीं से पहले दूल्हे तैयार होके जाएंगे, यहाँ पे दोनों के दोनों स्पर्म सेल्स पहले बन जाएंगे तब वो स्टिग्मा के पास जाएंगे। तो दोनों में फर्क है। 2 सेल्ड वाले में क्या था, 60% एंजियोस्पर्म 2 सेल्ड स्टेज पे जा रहे हैं, यानी दूल्हे राजा वहीं जाके तैयार होंगे जब उनको स्टिग्मा उनका मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ स्टिग्मा मिले और चाहे ना मिले पहले ही तैयार हो जा रहे हैं कि भैया मिलना तो है ही, मतलब इनको भरोसा है दुनिया पे कि मुझे मेरा स्टिग्मा मिलेगा जरूर, मैं पहले ही तैयार हो जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो जर्म सेल है वो ऑलरेडी डिवाइड करके तब जाएगा। यहाँ पे जर्म सेल डिवाइड नहीं करता है, जर्म सेल बोलता है जैसे स्टिग्मा मिलेगा मैं तभी डिवाइड करूंगा, उससे पहले मैं अपना क्यों टाइम वेस्ट करूं भाई। तो यहाँ तक ये हमारा था पूरा डिवीजन, जो अब हमने सीख लिया है कि कैसे एक्चुअल में हमारे पोलन ग्रेन्स बनते हैं। पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीट्स यानी कि स्पर्म सेल्स कैसे बनते हैं वो भी हमने सीख लिया है। स्पर्म सेल्स के बाद कितने % एंजियोस्पर्म है जो वाकई में 2 सेल स्टेज पे, क्योंकि परसेंटेज याद करना बहुत जरूरी है बेटा, ऐसे याद रखना मेजॉरिटी 60 और जो आपके कुछ बचे वो हो गए 40 वाले। 40 वाले 3 सेल्ड पे करेंगे, 60 वाले 2 सेल्ड पे करेंगे। अब थोड़ा सा पोलन ग्रेन का कहाँ यूज होता है, पोलन ग्रेन एक्चुअल में कैसा स्ट्रक्चर है, क्या ये वाकई मतलब क्या फॉसिल की तरह प्रिजर्व कर सकते हैं या नहीं, क्या इसका खाने पीने में कोई यूज है या कोई और यूज है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगी पोलन ग्रेन, क्योंकि बात अल्टीमेटली हमें इसी के बारे में करनी है। पोलन ग्रेन जो है बेटा वो पहला कैरेक्टरिस्टिक में बता चुकी हूँ ऑलरेडी, ये क्या है, मेल गैमेटोफाइट। नेक्स्ट मेल गैमेटोफाइट के बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या है, जो उसका डायामीटर है, क्योंकि डायमीटर हमारी एनसीईआरटी देती है, वो डायमीटर कितना है बेटा, इसका डायमीटर रहेगा 20 to 50 माइक्रोमीटर्स। ठीक है, कितना होगा 20 to 50 माइक्रोमीटर्स। शेप क्या है, शेप इसकी होगी बेटा स्फेरिकल। शेप क्या रहेगी, स्फेरिकल। ये कैसा है, बाइलेयर्ड। कैसा स्ट्रक्चर रहेगा, बाइलेयर्ड, यानी 2 लेयर है। अब ये बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर, हाँ एक चीज और लिख लो उसके बाद बाइलेयर्ड वाला मैं डिवीजन करूंगी जरा। ठीक है, स्फेरिकल के साथ ही यहीं पे लिख देती हूँ। ठीक है, सेल वॉल जो होगी बेटा वो किसकी बनी होगी, स्पोरोडर्म की। ठीक है, स्पोरोडर्म की होगी। और इसको बाइलेयर जरा मैं हटा दूं क्योंकि मुझे यहाँ डिवाइड करना है बाइलेयर को नीचे की तरफ, इसलिए एक चीज यहीं पे लिख लो, प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन बेटा एक ऐसा सब्सटेंस है, अभी वैसे मैं इसके बारे में बताऊंगी, जो मतलब कुछ भी कर दो इसके साथ पर ये नहीं टूट सकता। ठीक है, जब तक इसका कोई केमिकल इंटरेक्शन नहीं होगा स्टिग्मा के साथ, अनटिल अनलेस तब तक तो ये नहीं टूटेगा। ठीक है, चलो तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि जो आपके पॉलिन ग्रेन्स हैं उनको प्रिजर्व भी किया जाता है एज द फॉसिल, क्योंकि इनके अंदर क्या मिलता है, स्पोरोपोलिनिन मिलता है। तो यानी कि पॉलिन ग्रेन्स काफी सदियों सदियों तक भी हो सकते हैं, रह सकते हैं ऐसे। ठीक है, ताकि आप अगर अभी कहीं आगे जाके प्रिजर्व करके रखो, आगे जाके कभी इनका ब्रीडिंग करा दो। ठीक है, ब्रीड कराने के बाद वेराइटी ऑफ फ्लावर्स आप बना सकते हो, तो इनको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। ठीक है, प्रिजर्व करके रखने के बाद ये कैसा स्ट्रक्चर है, जो मैंने ऊपर लिखा था वो मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है, बाइलेयर्ड है। ठीक है, बाइलेयर्ड है तो यानी कि 2 लेयर होंगी। पहली लेयर की अगर मैं बात करूं तो पहली लेयर इसकी आउटर लेयर होती है एक्साइन और अंदर वाली होती है बेटा एंटाइन। ठीक है, तो एक्साइन के लिए मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, आउटर लेयर, और एंटाइन के लिए क्या लिख सकती हूँ, इनर लेयर। ठीक है, ये कैसी होती है, डिसकॉन्टिन्यूअस। ये कैसी होती है आपकी बेटा, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसमें क्या होगा बेटा, जर्म पोर कैसा रहेगा, प्रेजेंट। इधर क्या होगा, जर्म पोर एब्सेंट। ठीक है, नेक्स्ट ये किसकी बनी होगी, मेड ऑफ स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, ये किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज एंड
पेक्टिन की, ठीक है, सेलुलोज एंड पेक्टिन की। अभी मैं यहाँ स्ट्रक्चर बना के दिखा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करूं, मेड ऑफ स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन का मैं यहीं पे लिख दे रही हूं, रेजिस्टेंट टू स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट और क्या हो सकता है, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर भी इसको कोई इफेक्ट नहीं कर सकता। एंड एल्कली, ठीक है, एल्कली। इतनी चीजें समझ में आई। और एक पॉइंट यहाँ पे एग्जाइन के लिए है जो मैं इधर ही एड ऑन करके लिख दे रही हूँ, क्योंकि उधर मुझे आपको समझाना है। एग्जाइन की अगर मैं बात करूं, चलो एग्जाइन के लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्म लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए काम का है तो यहाँ लिखना जरूरी है। जो एग्जाइन है बेटा, ये क्या दिखाता है, शोज वेरिएबिलिटी एंड डाइवर्सिटी इन शेप्स एंड डिजाइन्स, ठीक है। ये अलग अलग शेप्स और डिजाइन की बहुत सारी वैरायटी इनके अंदर होती है। अलग अलग एग्जाइन जो है वो अलग अलग शेप का हो सकता है, अलग अलग वैरायटी का देखने के लिए आपको मिलता है, ठीक है। मान लो ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाइन, ठीक है। ये यहाँ पे एक ऐसा होल दिखता है जिसको आप क्या बोलते हो, जर्म पोर। इसको क्या बुलाना शुरू करेंगे, जर्म पोर। बेटा यहीं से पोलन ट्यूब पास होती है, जर्म पोर के थ्रू पोलन ट्यूब पास होती है, इसीलिए मैंने बोला है एग्जाइन यहां तक बनी और यहाँ पे खाली हो गया, ठीक है। तो एग्जाइन कैसी है, डिसकॉन्टिन्यूअस। जबकि जो ये अंदर वाली लेयर मिलेगी ये कैसी होगी, इंटाइन, और ये पूरी की पूरी क्या है, कॉन्टिन्यूअस। हाँ ये याद रखना, जर्म पोर में आपका मैंने शायद लिखा भी हुआ है यहाँ पे, जर्म पोर प्रेजेंट लिखा है, नहीं लिखा, सुनो। यहाँ पे क्या होता है, जर्म पोर में स्पोरोपोलिनिन कैसा रहेगा, एब्सेंट, ठीक है। जर्म पोर में स्पोरोपोलिनिन कैसा रहता है आपका, एब्सेंट रहेगा। और ध्यान से समझना मैं क्या कह रही हूं, जर्म पोर में जो स्पोरोपोलिनिन होगा वो रहेगा एब्सेंट, ठीक है। क्यों रहेगा, क्योंकि भैया फिर अगर जर्म पोर से पोलन ट्यूब कैसे बाहर आएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना, जर्म पोर से स्पोरोपोलिनिन जो है वो आपका एब्सेंट होता है। इतनी चीज तो मेरी एक्साइन और एंटाइन के बारे में हो गई, ठीक है। एक्साइन और एंटाइन बहुत एक अच्छा स्ट्रक्चर माने जाते हैं, क्योंकि इसी की वजह से जो आपके मेल गैमीट्स है वो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो एक्साइन को तो भैया तुम कुछ भी कर लो, उसके ऊपर चढ़ जाओ, कुछ भारी सी चीजें चढ़ा दो, कुछ फेंक दो कहीं पे, उसको कुछ भी कर दो, जब तक उसका वो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट नहीं होगा, यानी कि जब तक उसका वो एक केमिकल इंटरैक्शन नहीं होता, कीमो इंटरैक्शन नहीं होता, तब तक स्पोरोपोलिनिन को तोड़ना भाई हमारे बस की तो बात नहीं है। तो इस सब चीजों में इतनी चीजें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्या पॉलन ग्रेन्स का वाकई में कहीं यूज है, क्या पॉलन ग्रेन्स मेरे और कहीं काम आते हैं, तो बेटा पॉलन ग्रेन्स आपके बहुत जगह काम आते हैं। इनको एज अ सप्लीमेंट भी यूज किया जाता है, ठीक है, डाइटरी सप्लीमेंट्स, क्योंकि न्यूट्रिशन रिच होते हैं तो इनको डाइटरी सप्लीमेंट्स की तरह भी यूज किया जाता है। ध्यान से सुनेंगे, डाइटरी सप्लीमेंट्स के थ्रू भी यूज किया जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यूज्ड, हेडिंग डाल दूं क्या, पॉलन ग्रेन, हाँ डाल देती हूँ, वरना फिर लगेगा पता नहीं डायरेक्टली ये क्यों लिखने लगे, ठीक है। यूजेस ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक है। यूजेस ऑफ पोलन ग्रेन्स में अगर मैं बात करूं, पहला यूजेस ऑफ पोलन ग्रेन, यूज्ड एज डाइटरी सप्लीमेंट्स, ठीक है। रीजन आपको मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन वाले होते हैं, न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, इसलिए डाइटरी सप्लीमेंट्स की तरह यूज किए जाते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, वेस्टर्न कंट्रीज में इनकी टैबलेट्स खाई जाती हैं बेटा, एंड सिरप्स भी बनते हैं, ठीक है, इसके सिरप्स भी बनते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो आपके पॉलन ग्रेन की एलर्जिक हो सकती है, ठीक है। एलर्जी क्या है, किसी किसी को एलर्जी कॉज कर सकती है, जैसे कि एज्मा कॉज कर देंगी, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं ज्यादातर इनसे, तो एज्मा कर देंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, यहाँ पे कर दूं क्या, देखो ये बहुत हौच पौच हो जाएगी, पर एक बार दोबारा से यहाँ पे लिख लेते हैं, यूजेस ऑफ
पोलन ग्रेन्स। ठीक है, पोलन ग्रेन्स का यूज कहाँ कहाँ होता है? एज अ डाइटरी सप्लीमेंट होता है, डाइटरी सप्लीमेंट्स होता है। नेक्स्ट, वेस्टर्न कंट्रीज में, ठीक है, कहाँ पे? वेस्टर्न कंट्रीज में इसकी क्या क्या यूज की जाती है बेटा? टैबलेट्स को यूज किया जाता है एंड सिरप्स भी बनते हैं। और क्या बनेगा? सिरप्स भी बनते हैं। ठीक है, ये तो डाइटरी सप्लीमेंट। और इससे होता क्या है बेटा? इससे इंक्रीज परफॉर्मेंस इन, ऐसा देखा गया है कि एथलीट्स और रेस हॉर्सेस की जो परफॉर्मेंस होती है बेटा वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, रेस हॉर्सेस की बात की है, याद रखना, जॉकी की बात नहीं हुई है, उसमें बैठने वाले की बात नहीं हुई है। रेस हॉर्सेस और एथलीट्स की बात की गई है कि भाई जब ये पोलन ग्रेन्स की टैबलेट से सिरप्स लेते हैं तो इनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका यूजेस। देन इट ऑल्सो कॉजेस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स सारे पोलन ग्रेन्स नहीं करते बट सम स्पीशीज। ठीक है, सम species of pollen grains causes respiratory disorders। ठीक है, वो एलर्जिक वाले जो डिसऑर्डर्स होते हैं ना, एलर्जी होती है किसी किसी को पोलन ग्रेन से, आपने सुना होगा, वो कॉज करता है। जैसे कि कौन कौन सा हो सकता है? एज्मा हो सकता है आपका, हे फीवर हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, इससे पोलन ग्रेन से ये डिसऑर्डर्स कॉज हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, एज्मा हो गया, हे फीवर हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, एक्सेट्रा। हे फीवर में भाई आंसू आना या म्यूकस प्रोडक्शन का ज्यादा होना, स्किन में रैशेस हो जाना, इचीनेस हो जाना, वो सारी चीजें। नेक्स्ट, अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूंगी पार्थेनियम की, जिसको आप कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। पार्थेनियम यानी कि कैरेट ग्रास जो है वो इंडिया में वीट के साथ इंपोर्ट हो गया था और अब ये हो चुका है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस क्या होता है? प्रेजेंट एवरीवेयर। तो याद रखना, एग्जाम्पल किसकी बात? ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल देती है पार्थेनियम का, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं? कैरेट ग्रास बोलते हैं। ठीक है, कैरेट ग्रास इंपोर्टेड इन इंडिया विद वीट के साथ बेटा ये इंडिया में इंपोर्ट हो गया था। और आज के टाइम पे ये कैसा है? यूबिक्विटस। यूबिक्विटस क्या होता है? एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, यूबिक्विटस हो चुका है, मतलब पार्थेनियम तो कॉमन हो गया है इंडिया में। ठीक है, इतनी बात करने के बाद मैंने एक टर्म और यहां पे देखना है, वो क्या है? पोलन। स्टार मार्क बना दो ताकि एक हेडिंग अलग से समझ में आए। और ये चलो, पोलन वायबिलिटी। ठीक है, अब जरा पोलन वायबिलिटी के बारे में ध्यान से सुनना। पोलन वायबिलिटी का मतलब होता है कि भाई जब आपका पोलन शेड हो जाता है तो उसको स्टिग्मा पे लैंड करना ही करना है। ठीक है, यानी कि कोई ना कोई तो उसको चाहिए भाई, कोई स्टिग्मा तो चाहिए कि भाई वो किसी को फर्टाइल कर सके या फर्टिलाइजेशन उसके साथ कर सके। ठीक है, तो पोलन वायबिलिटी क्या है? वो टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड में वो जाके फर्टिलाइजेशन को परफॉर्म कर सके। तो यहां पे मैं क्या लिख सकती हूं? पीरियड इन विच पोलन ग्रेन reach to stigma for, किसके लिए उसको पहुंचना है? फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब हो सकता है, डिपेंड करता है, वायबिलिटी अलग अलग होती है डिपेंडिंग ऑन स्पीशीज, अलग अलग टाइप की हो सकती है। जैसे कि अगर मैं बात करती हूं हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल की, जो कि हमारा है सीरियल्स के लिए। सीरियल्स यानी कि आपका हो गया वीट, राइस, एक्सेट्रा। वीट और राइस की जो पोलन वायबिलिटी है वो कितनी है बेटा? 30 मिनट्स की पोलन वायबिलिटी है उनकी। 30 मिनट के बाद
बेकार हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये जरूर याद रखना कि उस पर डिपेंड क्या करता है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ठीक है। मैं यहाँ पे भी लिख दूंगी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, लाइन यहाँ पे स्टार मार्क करके एक एड ऑन कर दूंगी पॉइंट, ठीक है। या भी कर देती हूँ, बाद में पता नहीं भूल गई तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक स्टार मार्क करके एक बात लिखी है, पोलन वायबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। किस पे डिपेंड करती है बेटा, पर्टिकुलर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है। तो पहला तो हो गया सीरियल्स का, फिर उसके बाद आप सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी एंड रोजिएसी, इनकी क्या हो सकती है बेटा, फ्यू मंथ्स हो सकती है, ठीक है। सीरियल्स में 30 मिनट्स है पोलन वायबिलिटी, जबकि आप रोजिएसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी की अगर बात करें तो वो कितना हो जाएगा, जिसमें रोजिनेसी मतलब रोजिएसी मतलब प्लम वगैरह की फैमिली हो गई, सोलेनेसी आपकी हो गई पोटैटो वगैरह की, ठीक है। और लेग्यूमिनेसी सारे लेग्यूम्स वगैरह जो आते हैं वो सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई आपकी इसमें। अब ध्यान से समझेंगे मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यूजेस ऑफ पोलन ग्रेन्स कहाँ कहाँ पे हो जाएगा, डाइटरी सप्लीमेंट्स की तरह इनको यूज किया जाता है। वेस्टर्न कंट्री की अगर बात करें तो पोलन ग्रेन की टैबलेट्स और सिरप खाई जाती हैं, पी जाती हैं, सॉरी टैबलेट्स खाई जाती हैं, सिरप पी जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई उससे लगता है कि एथलीट्स में या रेस हॉर्सेस में उसकी परफॉर्मेंस को वो इंक्रीज करते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि उसके पास बेटा बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। नेक्स्ट, किसी किसी स्पीशीज मतलब पोलन ग्रेन की कुछ स्पीशीज ऐसी भी होती हैं जो आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कॉज कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल हो गया आपका एज्मा, हे फीवर, ब्रोंकाइटिस और भी किसी तरह के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि भाई कौन सी ऐसी स्पीशीज है जो रेस्पिरेटरी एलर्जीज या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कॉज करती है, तो उसका नाम है पार्थेनियम, जिसको हम कैरेट ग्रास भी बोल सकते हैं। वो इंडिया के साथ इंपोर्ट हुई थी, इंडिया में इंपोर्ट हुई थी वीट के साथ, जो कि आज के डेट में यूबिक्विटस है, यानी कि प्रेजेंट एवरीवेयर, कहीं पे भी आपको आराम से देखने के लिए मिल जाएगा। पोलन वायबिलिटी का क्या मतलब है, पोलन वायबिलिटी का मतलब है बेटा कि यहाँ पे पीरियड इन विच पोलन ग्रेन रीच टू द स्टिग्मा फॉर फर्टिलाइजेशन, एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पे पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचना ही पहुंचना है, वरना आगे अगर वो नहीं पहुंचा तो वो किसी काम का नहीं होता है। जैसे कि सीरियल्स में बात करें, व्हीट और राइस हो गया, 30 मिनट्स का हो गया इसका। अगर सोलनेसी, लेग्यूमिनेसी और रोजिएसी की बात करें तो कुछ महीनों तक रहता है। हाँ, पोलन वायबिलिटी आपके टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे भी आपका डिपेंड करता है। अब जरा एक चीज और है उसको देख लेंगे, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है याद रखेंगे, मैंने क्या बोला है यहाँ पे, क्रायो प्रिजर्वेशन, कूलिंग एंड स्टोरिंग ऑफ बायोलॉजिकल materials at -196 डिग्री सेल्सियस इन, इसको भी स्टार मार्क कर दूंगी, इन लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है। ये बात बेटा मैंने पोलन ग्रेन के लिए ही लिखी है। पोलन ग्रेन को आप प्रिजर्व कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई भी बायोलॉजिकल मटेरियल जिसको आपको प्रिजर्व करना हो उसको आप क्या बोल सकते हो, 196 में इधर मैनेज कर दे रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है आएगा नहीं, ठीक है। एक मिनट, एट -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 196 डिग्री सेल्सियस ध्यान रखेंगे। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है बेटा, कूलिंग एंड स्टोरिंग ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल्स, ठीक है। कोई भी बायोलॉजिकल मटेरियल हो सकता है, कितने डिग्री सेल्सियस पे, -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। और ये पोलन ग्रेन के लिए स्पेशली लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, तो आपको ये चीज को बहुत ध्यान रखना है। नाम याद रखना, क्रायो प्रिजर्वेशन, कोई भी बायोलॉजिकल मटेरियल है जिसको हम -196 डिग्री सेल्सियस पे नाइट्रोजन, कौन सी नाइट्रोजन होनी चाहिए, लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अब यहाँ पे खत्म करते हैं बेटा हमारे स्टेमिन की पूरी बात, एंथर की पूरी बात। हमने मेल गैमेटोफाइट कैसे बनाया वो भी देख लिया। उसके बाद हमारी जर्म सेल डिवाइड करके आगे स्पर्म भी बनाती है, स्पर्म सेल्स भी बनाती है, वो भी देख लिया। यानी कि यहाँ पे हमने जो एंड्रोशियम वाला पोर्शन है बेटा वो हम पूरी तरीके से यहाँ पे समाप्त कर चुके हैं, यानी कि खत्म हो चुका है। अब हमें बात करनी है हमारे फीमेल पार्ट के बारे में, यानी कि जिनको हम कार्पल, पिस्टल
और अ पार्ट ऑफ वॉल जिसको हम गाइनोशियम कहते हैं उसके बारे में शुरू करेंगे। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करेंगे, यानी कि इसके बहुत सारे नाम है। इसको पिस्टल से भी याद रख सकते हो, इसका नाम कार्पल भी होता है बेटा, और इसको आप उधर हमने याद किया था मेल वाला पार्ट माइक्रोस्पोरोफिल के नाम से, तो इधर क्या हो जाएगा मेगा स्पोरोफिल। ठीक है, अब अल्टीमेटली देखा जाए तो पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? वैसे तो हमने इसको पहले वाले अपने प्रीवियस डायग्राम में बनाया था, पर हम दोबारा बना लेते हैं एक बार, ताकि हम जितनी बार बनाएंगे उतनी बार हमें रिवाइज होगा और अच्छे से याद होगा। ठीक है, ये जो पार्ट है बेटा इसको कहते हैं स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा का काम क्या है बेटा? स्टिग्मा एक तो स्टिकी होता है, तो इसकी स्टिकीनेस की वजह से पोलन ग्रेन आके यहाँ पे लैंड करता है, यानी ये क्या होगा लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। ठीक है, ये पोलन ग्रेन के लिए क्या होगा एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट, ये है बेटा मेरा पतला सा जो स्टॉक जैसे स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, तो पहले इसका स्ट्रक्चर कैसा है वो देख लो। इसका स्ट्रक्चर है सिलेंडर एंड लॉन्ग। ठीक है, इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है? ये पाथवे प्रोवाइड करता है, पाथवे फॉर पोलन ट्यूब। ठीक है, ये पोलन ट्यूब के लिए पाथवे की तरह एक्ट करने का काम करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो सोलन पार्ट रहेगा इसको आप बुलाएंगे ओवरी, तो ये क्या रहेगा सोलन पार्ट, सोलन पार्ट ऑफ पिस्टल। बेटा यही था जो फर्टिलाइजेशन के बाद किसमें कन्वर्ट हो रहा था, फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा था। इनसाइड द ओवरी आप बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे और इनका नाम क्या रहेगा ओव्यूल। ये वही ओव्यूल है जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसमें कन्वर्ट हो रहे थे, सीड में कन्वर्ट हो रहे थे। अगर मैं ओव्यूल की बात करूं तो मेरे ओव्यूल के अकॉर्डिंग जो मेरी ओवरी है वो कितने टाइप की हो सकती है अकॉर्डिंग टू ओव्यूल। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अकॉर्डिंग टू ओव्यूल। अगर ओव्यूल के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो एक लोक्यूल भी हो सकता है, सॉरी अगर ओव्यूल के अकॉर्डिंग बात करूं तो हमारी ओवरी में एक ओव्यूल भी हो सकता है, हमारी ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंगल ओव्यूल कर लो। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा सिंगल ओव्यूल और यहाँ पे कैसा हो जाएगा मल्टीपल ओव्यूल। अगर मैं सिंगल ओव्यूल की बात करूं तो एग्जांपल में कौन आ सकता है, तुमने मैंगो में देखा होगा सिंगल सीड होता है। ठीक है, मैंगो, उसके बाद आ सकता है व्हीट, देन राइस एक्सेट्रा, मेज बार्ले सब इसी में आता है। ठीक है, उनके पास सिंगल ओव्यूल होता है। मल्टीपल ओव्यूल में अगर एग्जांपल्स की बात करूं बेटा तो इसमें क्या होगा मल्टीपल ओव्यूल्स होंगे, यानी कि मल्टीपल सीड्स होंगे। ऐसे आपने बहुत सारी चीजें देखी हैं जैसे कि वाटरमेलन। ठीक है, वाटरमेलन के बाद तुम आ जाओ किस पे, मस्क मेलन भी होता है हमारे पास, लेमन भी हो जाता है। ठीक है, टोमेटो भी हो जाता है एक्सेट्रा। ठीक है, इनके पास क्या होते हैं मल्टीपल सीड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूं ताकि आपको याद रहे, ये है सिंगल सीड वाले और ये कैसे होंगे, इनके पास होंगे मल्टीपल सीड्स, मल्टीपल सीड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इतनी चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गई। अब सुनो, ये जो खाली कैविटी दिख रही है ओवरी की उसको क्या बोलेंगे लोक्यूल। क्या बोलेंगे लोक्यूल। लोक्यूल के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूं कैविटी ऑफ ओवरी। ओवरी की कैविटी को ही आपने क्या बोला है बेटा लोक्यूल। अब इसके बेसिस पे भी आपकी ओवरी 2 टाइप की हो सकती है। लाइन टेढ़ी खींच के रुक जाओ, हाँ अब ठीक है। एक हो जाएगा आपका यूनिलोक्यूलर, यूनिलोक्यूलर, और एक हो जाता है मल्टी लोक्यूलर। ठीक है, यूनिलोक्यूलर और क्या हो जाएगा आपका मल्टी लोक्यूलर। यूनिलोक्यूलर का मतलब क्या है कि जिसमें आपको कोई भी जब आप फ्रूट कट करो तो उसमें एक ही लोक्यूल दिखे, मतलब ओवरी की एक ही कैविटी दिखे, उसमें कोई डिवीजन ना हो। पर अगर आप याद करें तो ऐसे भी बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जिनके बीच में डिवीजन होते हैं। ठीक है, वो कौन सी होती है, वो होती है बेटा मल्टी लोक्यूलर। यूनिलोक्यूलर में एग्जाम्पल कौन सा याद रख सकते हैं, मस्टर्ड। वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट मैं यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, मस्टर्ड। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका
यहाँ एग्जाम्पल की बात करें तो टोमेटो होता है, लेमन होता है, ये सारी चीजें इसमें होती है, ठीक है। यानी कि देखने में जब तुम किसी भी फ्रूट को देखोगे और काटोगे तो अंदर से यहाँ पे तो वो जानते ही हो तुम, उसका मेन वो एक्सेस होता है और ये एक ही कैविटी दिखेगी तुम्हें, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, ये मेन एक्सेस, ये देखो ओवरी तुम्हारी इतने सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा मल्टी लोक्यूलर। यहाँ पे सिंगल लोक्यूल होगा, यहाँ पे मल्टीपल लोक्यूल होंगे। इतनी चीजें समझने के बाद अब जरा हम आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारी ओवरीज जो होती हैं बेसिकली फ्लावर की, वो और कितने टाइप से हो सकती हैं, ठीक है। तो आपकी ओवरी जो होती है वो होगी आपकी या तो अभी हम फ्लो चार्ट बना के नेक्स्ट स्लाइड में इसकी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ मेरे पास इतना सफिशिएंट स्पेस है नहीं। गायनोशियम बेटा जो हो सकता है वो दो तरह का हो सकता है। गायनोशियम कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। अभी तक हमने बात की थी ओवरीज की, अब हमें बात करनी है अपने गायनोशियम की। अगर गायनोशियम की बात करूं बेटा तो वो हो सकता है या तो मोनोकार्पेलरी, यानी कि जिसमें एक ही कार्पल हो, ठीक है, या एक ही पिस्टल हो, हैविंग सिंगल कार्पल, ठीक है। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, मल्टी कार्पिलरी। अब अगर मोनोकार्पिलरी में एक था तो मल्टीपल में तुम समझ जाओगे, यानी क्या होगा, मल्टीपल कार्पल, ठीक है। इसी को पिस्टल ऑब्लिक करके तुम लिख सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगर हम इधर बात करें मल्टी कार्पिलरी की, तो मल्टी कार्पिलरी भी दो कंडीशंस की हो सकती है, या तो हो सकती है वो सिन कार्पस, ठीक है, या वो हो सकती है बेटा कैसी, एपोकार्पस, ठीक है। सिन कार्पस हो सकती है और एपोकार्पस। सिन कार्पस में एग्जाम्पल क्या रहना चाहिए, सिन कार्पस अभी मैं बता दूंगी क्या है, ठीक है। सिन कार्पस में एग्जाम्पल होना चाहिए हमारा जो होगा वो हो जाएगा हिबिस्कस, ठीक है, और हो जाएगा पापावर, ठीक है। अब सिन कार्पस में क्या होता है, इसमें जो हमारी ओवरीज होती हैं वो कैसी होती हैं बेटा, फ्यूज्ड, यानी कि फ्यूज्ड ओवरीज, ठीक है। देखो कैसे, ये कुछ ऐसी कंडीशन होती है बेटा हमारी ओवरी की, ठीक है। ऐसा नहीं लग रहा बहुत सारी मल्टीपल ओवरीज का फ्यूजन हो गया है, तो ये हुआ सिनकार्पस। एग्जाम्पल होगा हिबिस्कस और पापावर। यहाँ एग्जाम्पल की बात कर लोगे तो कौन हो जाएगा बेटा, मैकेलिया, ठीक है। मैकेलिया की जो सिचुएशन होती है वो एपोकार्पस होती है। कैसा लगेगा देखने में, पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फ्री ओवरीज, ताकि तुम्हें पता रहे कि यहाँ पे फ्यूज्ड नहीं, यहाँ पे फ्री रहेंगी। अब देखो यहाँ पे कैसी सिचुएशन हो सकती है, देखो यहाँ ओवरीज तो पड़ी हैं साथ में पर अलग अलग हैं, वो एक साथ फ्यूज नहीं है। फ्यूज वाली कंडीशन कौन सी होती है, सिनकार्पस, और ये वाली कंडीशन कौन सी होगी आपकी, एपोकार्पस। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो मैंने जरा यहाँ पे बनाना है ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ठीक है। हमारी जो एनसीईआरटी बनाती है वो ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाती है एनाट्रोपस, यानी कि उल्टा ओव्यूल बनाती है, ठीक है। उस ओव्यूल को बोलते हैं एनाट्रोपस। अब ध्यान से समझना, ये जो यहाँ पे तुम्हें डंडी दिख रही है, इस डंडी को क्या बोल सकते हो, या तो इसको लिखो फ्यूनिकल, वैसे तो फ्यूनिकल ही मेन वर्ड है इसका, या फिर एक ये स्टॉक की तरह भी काम करता है, ठीक है। इसका काम क्या है बेटा, ये अटैचमेंट करवाता है, एक मिनट, ATTATCH, हाँ मुझे स्पेलिंग में मिस्टेक लग रही थी। अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विद ओवरी वॉल। ये ओवरी की वॉल से क्या करवाती है बेटा, अटैचमेंट का काम करवाती है, ठीक है। याद रखना फ्यूनिकल का क्या काम है, ये ओवरी की वॉल से अटैच करवाने का काम करती है, किसको, ओव्यूल को, ठीक है। ये यहाँ मैं इन शॉर्ट इसको लिख देती हूँ, ठीक है। इतना बड़ा पता नहीं तुम लोगों को दिखे ना दिखे, ठीक है। चलो फ्यूनिकल का काम जरा मैं ऊपर करके यहाँ मेंशन कर रही हूँ, अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विद वॉल ऑफ ओवरी, ठीक है। ओवरी की वॉल से अटैच कराने का काम किसका होता है, फ्यूनिकल का। नेक्स्ट, यहां पे हमारी ऐसी बेटा कवरिंग्स आती हैं हमारे ओव्यूल की, जिनको आप क्या बोल सकते हो, इंटिगमेंट्स। क्या बोलते हो, इन दोनों के लिए ही हमने जो टर्म यूज करना है वो क्या रहेगा, एक मिनट, इंटिगमेंट्स, ठीक है। ध्यान रखना
इन दोनों के लिए हमारा क्या शब्द रहेगा, इंटीग्मेंट्स। ठीक है, आउटर वाली इंटीग्मेंट को बोलते हो टेस्टा और इनर वाली इंटीग्मेंट को क्या बोलोगे, टेगमेन। ठीक है, टेस्टा एंड टेगमेन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये जो अटैचमेंट ऑफ इंटीग्मेंट है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो फ्यूनिकल एंड हो रहा है, ये वाला पॉइंट, इसको हमें क्या बोलना होता है बेटा, इसको हमें लिखना होता है हाइलम। इसका क्या नाम रहेगा, हाइलम। ठीक है, ये चीज, ये जो दिख रहा है पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, हाइलम, क्योंकि ये 90 डिग्रीज का एंगल बना रहा है। यहाँ पे ध्यान रखना, जहां ये 90 डिग्री का एंगल बनने लगे, याद रखना हाइलम होता है वो। इंटीग्मेंट मैंने बता दिया, आउटर वाली को टेस्टा, इनर वाली को टेगमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये एंड आपको खाली दिख रहा होगा, इसको कहते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, माइक्रोपाइल, आपका जो पोलन ट्यूब है वो यहीं से एंटर करेगा, माइक्रोपाइल से। ठीक है, माइक्रोपाइल मतलब जो गैमीट वगैरह जब उसको फर्टिलाइज करने होंगे तो वो चलाजल से ना करके किससे करता है, माइक्रोपाइल से। ठीक है, अब ध्यान करना, यहाँ पे क्या होगा, ये जो इतना बड़ा स्पेस दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलेंगे, न्यूसेलस। ठीक है, न्यूसेलस होता है हाईली न्यूट्रिटिव, यानी कि ये बढ़ते हुए एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा उसकी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। फ्लोइडी क्या होती है इस न्यूसेलस की, 2n। अब ध्यान रखना, यहाँ पे हमारा बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट, ये स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट, इसीलिए मैं इसको क्या लिखूंगी, एम्ब्रियो सैक। जैसे वहां पे मेल गैमेटोफाइट कौन था, पोलन ग्रेन, यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका, एम्ब्रियो सैक। तो मैं इसी को यहाँ पे लिख दे रही हूँ, गैमेटोफाइट। ठीक है, ध्यान रखना इसको, इसको क्या बोलेंगे, गैमेटोफाइट। एम्ब्रियो सैक क्या रहेगा, गैमेटोफाइट। जितनी बार बोलोगे उतनी बार याद हो जाएगा। अब सुनो, मेगास्पोर, वहां पे हमने माइक्रोस्पोरेंजियम देखे थे। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम कौन हो जाएगा आपका, ओव्यूल। ठीक है, इतनी चीज क्लियर रहेगी। मैंने यहाँ पे क्या बताया, एक रह गया है माइक्रोपाइल के जस्ट ऑपोजिट साइड में, यहाँ पे इसको आप क्या बोलते हो, चलाजा। ठीक है, या फिर इसी को क्या बोल सकते हो, चलाजल एंड। बार बार मैं बोल रही हूँ, जो ओव्यूल है हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो कैसा बनाती है, एनाट्रोपस, यानी कि उल्टा ओव्यूल। ठीक है, यानी कि जो पोलन ट्यूब बनेगी वो यहाँ पे एंटर करती है आके। ठीक है, एग अपैरेटस में। ठीक है, एग अपैरेटस यानी कि आपने सुना होगा सिनर्जिड्स, एंटीपोडल्स। ठीक है, सेंट्रल न्यूक्लियाई जो आपने नाम सुने हैं वो एग अपैरेटस के ही हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली इस एम्ब्रियो सैक में ही वो एग अपैरेटस होता है और यहीं पे फर्टिलाइजेशन का काम होता है। अब बात करेंगे बेटा हमारे कैसे वो मेगास्पोरोजेनेसिस होता है उसके बारे में। ठीक है, चलो इसकी स्टेप से जरा शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है मेरे न्यूसेलस के साथ। ये जो न्यूसेलस था इसकी प्लॉइडी कैसी थी, 2n, यानी कि इसकी सारी सेल्स की प्लॉइडी कैसी होती है, 2n। ठीक है, अब इसके अंदर भर भर कर पड़ा क्या होता है बेटा, इसके अंदर भरा होगा पेरेन्काइमेटस सेल्स। ठीक है, बहुत सारी इसके पास पेरेन्काइमेटस सेल होगी। इसमें से एक सेल डिफ्रेंशिएट होकर आएगी और कहेगी कि भाई मुझे क्या बना दो, मुझे बना दो एमएमसी। क्या बन जाएगी ये, एमएमसी। एमएमसी का फुल फॉर्म याद रखना, मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, अरे मौत लिख दिया मैंने, मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल बोलेगी कि भाई जो मेरी प्लॉइडी है वो कितनी होगी, 2n। ठीक है, और इसके पास क्या होगा, ये कहां पे मिलेगी, ये मिलेगी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। साइज कैसी होगा इसका, लार्जर साइज एंड डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइज कैसा होगा, बड़ा होगा क्योंकि डिफरेंशिएट होकर आई है और इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, यही एमएमसी क्या करेगी बेटा, मेरा मियोसिस 1 करेगी। ठीक है, मियोसिस 1 करने के बाद क्या करेगी, मियोसिस 1 करने के बाद एक्चुअली में ये सेल मेरी कुछ ऐसी थी। ठीक है, मियोसिस 1 करने के बाद कंडीशन आएगी ऐसी। ठीक है, ये वाली, और फिर यहां पे होगा मेरा मियोसिस 2। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे मियोसिस 2। मियोसिस 2 के बाद कंडीशन कैसी आएगी, ये वाली। ठीक है, 4 सेल्स हो गई, 4 में से 3 सेल्स कैसी हो जाएंगी, 3 सेल्स हो जाएंगी डीजेनरेट। जिसको याद नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, पहली बार में किसी को नहीं होता है, और जिसको पता है उसके लिए रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। ये 3 कैसी हो जाएंगी, डीजेनरेट। आगे वाली ये जो डीजेनरेट नहीं होगी उसको क्या बोलोगे बेटा, फंक्शनल
मेगास्पोर। क्या बोलोगे इसको? फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, ये वाली जो एक बच गई उसको मैंने क्या बोल दिया? फंक्शनल मेगास्पोर। ध्यान से देखना आप, ये फंक्शनल मेगास्पोर का क्या काम होगा? ये आपकी मिलेगी चलाजल एंड की तरफ। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे यहीं पे लिख देती हूँ, चलाजल एंड। ठीक है, ये किस साइड होगी? चलाजल एंड की साइड। जबकि एमएमसी कहाँ पे थी? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। ठीक है, अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ये फंक्शनल मेगास्पोर यहाँ पे मैं दोबारा से बना रही हूँ ताकि तुमको याद रहे। ठीक है, ये फंक्शनल मेगास्पोर क्या करेगा? पहली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, यानी कि साइटोकाइनेसिस नहीं करेगा, सिर्फ अपना न्यूक्लियस डिवाइड करता जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, यानी कि फंक्शनल मेगास्पोर तो तुम्हारा सेम है, पर इसके पास एक न्यूक्लियस है, तो यहाँ कितने हो गए? 2। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे फिर से वही होगा, पर सेकेंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। सेकेंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करने पर यहाँ पे उसी फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर कितने हो गए? 1 2 3 4। ठीक है, और अब ये यहां से क्या हो जाएंगे बेटा? थर्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, थर्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब ध्यान रखना, थर्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? थर्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद जो तुम्हारा फंक्शनल मेगास्पोर है उसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने न्यूक्लियसेस हो जाएंगे? 8 न्यूक्लियस हो जाएंगे। 8 न्यूक्लियस के बाद इनकी होगी बेटा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन। ठीक है, अब सुनो, पोलराइजेशन क्या होता है? ये जो 8 न्यूक्लियस बने हैं बेटा, इनको अपनी जगह पे मैनेज करना, यानी कि ढंग से लगाना कि तुम्हें कहां जाना है, तुम्हें कहां जाना है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा तुम्हारा एम्ब्रियो सैक। ठीक है, और इसमें ऊपर की तरफ ये पहले न्यूक्लियस बना के लगा के दिखा देती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे लग जाएंगे 1 2 3 3 न्यूक्लियसेस, यहाँ पे आपके लगेंगे 1 2 3 3 न्यूक्लियस, और बीच में कितने लग जाएंगे? 2 न्यूक्लियस। ठीक है, आगे जाके डिफ्रेंशिएट करते हैं तो अपने अराउंड ऐसी ये बना लेंगे। ठीक है, ये 3 सेल्स बनेंगी, ये कितनी बनेगी? ये भी 3 सेल्स बनेगी। ठीक है, ये वाली 3 सेल्स बन गई। और अब सुनो ध्यान से, इन तीनों सेल्स को क्या बुलाओगे तुम? एंटीपोडल्स। ठीक है, इनको 3 को बुलाओगे एंटीपोडल्स। ये है सिनर्जिड। अभी सबके फंक्शन बता दूंगी, इसको भी आपने क्या बोला? सिनर्जिड। बीच में जो है बेटा, इसको क्या बोलेंगे हम? एग। और सुनो, ये जो न्यूक्लियसेस है इनको हम क्या बोलेंगे? पोलर न्यूक्लियाई। दोनों के लिए क्या टर्म का यूज करेंगे? पोलर न्यूक्लियाई। चलो इनके लिए और लिख दो, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, सबकी प्लॉइडी कैसी रहेगी? चाहे हम एंटीपोडल्स की बात कर लें, इनकी प्लॉइडी कितनी रहेगी? एन वाली। इसकी प्लॉइडी, सिनर्जिड्स की प्लॉइडी क्या रहेगी? एन। और एग की प्लॉइडी भी क्या रहेगी? एन। अब देखो ये वाली जो स्टेज है, यहां पे अगर मैं तुम्हें बनाकर दिखाऊं एम्ब्रियो सैक, ठीक है, तो ये रही चलाजल एंड की तरफ 3 सेल्स, जिनको हमने क्या बोला था? एंटीपोडल्स विद द प्लॉइडी ऑफ एन। उसके बाद ये रही सिनर्जिड्स और ये रहा एग। सिनर्जिड्स के पास कुछ फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं फिंगर लाइक कुछ अपैरेटस। ठीक है, दोनों को ही मैंने क्या बोलना है? सिनर्जिड्स। ठीक है, ये है मेरा एग। दोबारा से बनाकर इसलिए बता दिया, हो सकता है वहां पे थोड़ा आप कंफ्यूज हो गए हो इसीलिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2 न्यूक्लियसेस मिले थे इनको हमने क्या बोला था? पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोल दिया मैंने इसको? पोलर न्यूक्लियाई। अब सुनना, काउंट करना, कितने न्यूक्लियस है मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 न्यूक्लियस है, बट सेल्स कितनी है? काउंट करो, 1 2 3 सेल्स इधर हो गई, देन 4 5 6, और बीच में बेटा ये जो ऐसे करके सेंट्रल सेल दिख रहा है तुमको, ये कितनी हो गई? 7। तो कैसे होगा? इसका नाम क्या रख सकते हो? हमारा एम्ब्रियो सैक कैसा है? यहीं पे लिख देती हूँ, हमारा जो एम्ब्रियो सैक है वो कैसी स्टेज वाला है बेटा? 7 सेल्ड 8
न्यूक्लिएटेड। कैसा है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। दोबारा सुनना, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि न्यूसेलस क्या है? पैरेन्काइमेटस सेल से भरा हुआ है, उसमें से कोई एक सेल आती है माइक्रोपाइलर एंड वाली और वो हो जाती है डिफरेंशिएट, बोलेगी मुझे बना दो एमएमसी। एमएमसी जब पहली बार मियोसिस करेगी यानी 2n से किसकी प्लॉइडी में आ गई? n की प्लॉइडी में। फिर उसने मियोसिस 2 करी और अपनी 4 सेल्स बना ली और चारों की चारों कैसी थी? nn की प्लॉइडी वाली, जिसमें से 3 तो हो जाएंगी डीजेनरेट, एक बची कौन से वाली? चलाजल एंड के तरफ वाली बच गई। फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन किया, यानी कि साइटोकाइनेसिस नहीं कर रही, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस करेगी, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन। पहला इसने किया, 2 बने हमारे पास न्यूक्लियस, फिर इसने दूसरा किया न्यूक्लियर डिवीजन, फिर 4 आ गए आपके पास उसी सेम फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर, फिर ऐसे करके 8 आ गए थर्ड डिवीजन के बाद। ये जो 8 न्यूक्लियस बने हैं, इनको अपनी अपनी जगह पे मैनेजेबल फॉर्म में लगाना ही क्या बोला जाता है? पोलराइजेशन। ठीक है, अल्टीमेटली तुमने तैयार कर लिया एम्ब्रियो सैक। अब ये एम्ब्रियो सैक के अंदर ऊपर जो चलाजल एंड की तरफ 3 दिख रही हैं सेल्स, उनको बोलोगे एंटीपोडल्स। नीचे सिनर्जिड्स 2 दिख रही हैं और एक एग दिख रहा है, इसको आपने क्या बोलना है? ये 2 सिनर्जिड्स एक पोलन ट्यूब के एंटर करने से पहले खत्म हो जाती है, यानी कि डीजेनरेट, यानी कि मर जाती है। और दूसरी सिनर्जिड कब मरती है? जब आपका एग, जब वो जाके एग को फर्टिलाइज कर लेता है। कौन? मेल गैमीट। मेल गैमीट के फ्यूजन करने से पहले एक सिनर्जिड मरेगी और दूसरी सिनर्जिड कब मरेगी? फ्यूजन के बाद। ठीक है, ध्यान रखना इसको। और बीच में ये एक 2 न्यूक्लियस आपको मिले थे जिनको आपने बोला पोलर न्यूक्लियर। सेल्स को काउंट करो 1 2 3 4 5 6 कितनी, और ये बीच में सेंट्रल वाली सेल हो गई 7। तो 7 सेल न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लिएटेड वाली कंडीशन हो गई। हाँ, जो पोलर न्यूक्लियाई वाली ये जो सेंट्रल सेल है, इस सेल का नाम ही रख दो, चलो सेंट्रल सेल। इस सेंट्रल सेल की प्लॉइडी आप कह सकते हो कि 2n है, क्योंकि इसमें 2 न्यूक्लियसेस मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप 2n बुला सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज बाकी सबकी प्लॉइडी कैसी रहेगी? n वाली। यहाँ पे बेटा हमने जितना भी हो सकता था अपने फीमेल पोर्शन को खत्म कर दिया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमने अपना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सीख लिया, हमने मेगास्पोरोजेनेसिस सीख लिया। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे पॉलिनेशन के बारे में, और रेस्ट ऑफ द टॉपिक हम ट्राई करेंगे कि उसी लेक्चर में हम कंप्लीट कर लें। बाय दैट टाइम गिव योर लव टू बायोविस्टा, डू सब्सक्राइब। और अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं तो और भी बहुत अच्छी बात है, ताकि आपको एक एक टॉपिक, मेरे हिसाब से मैंने बहुत ट्राई किया है आपको अच्छे से समझाने का। एंड बाय दैट टाइम थैंक यू सो मच।